हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने ऑनलाइन कोर्स का पहला लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारा कोर्स कैसे चलेगा। शुरू में हम बात करेंगे कुछ बेसिक्स की, मतलब कंप्लीट चैप्टर पे जाने के से पहले, जैसे मतलब पूरा एडजेक्टिव चैप्टर, पूरा नाउन चैप्टर, उन पर जाने से पहले हम बेसिक्स की बात करेंगे। बेसिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच को। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये भी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो आपके चैप्टर है, वो मोस्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच ही हैं। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, नाउन पूरा चैप्टर पढ़ने से पहले हमें ये तो पता तो होना चाहिए कि नाउन आखिर होता क्या है ना। क्योंकि सेंटेंस आएगा तो उसके अंदर नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब सब कुछ यूज़ होगा। ऐसा तो है नहीं कि प्रोनाउन चैप्टर में जो सेंटेंस लिखा होगा उसके अंदर एडजेक्टिव यूज़ नहीं हो रहा होगा। तो मैं चाहता क्या हूँ, जैसा कि आपने मेरे पढ़ाने का तरीका देखा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करना। जो हम सेंटेंस लिखें उसके हर एक अक्षर का पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसका काम हमें पता होना चाहिए। तो मैं कंप्लीट चैप्टर से जाने से पहले आपको सब चीज़ों के सब पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इंग्लिश में क्या काम करता है, वर्ब क्या होती है, कितने टाइप की होती है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडवर्ब मैनर क्या होते हैं, ये सारी टर्म्स इंग्लिश में जितनी भी मैं टर्म्स यूज़ करने वाला हूँ पहले आपको बेसिक्स के अंदर पढ़ा दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम एक चैप्टर उठाएंगे, उस चैप्टर में भी बहुत सारा बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ही वो चैप्टर शुरू करेंगे हम सेंटेंस लिखते जाएंगे, सेंटेंस की लेंथ बढ़ती जाएगी, उसके अंदर इन्फिनेटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल, पेयर इन्फिनेटिव, जो कुछ भी उस सेंटेंस में यूज़ हो जाएगा वो हम वहीं की वहीं पढ़ लेंगे। लेट्स से कि उसके अंदर एक वर्ड आ गया, इवन वर्ड आ गया, और इवन क्वालिफाई कर रहा है मान लो किसी प्रेपोजिशन को, इवन आफ्टर ऐसा लिखा हुआ है, तो वहीं के वहीं मैं पढ़ा दूंगा कि ये जो वो एडवर्ब होती हैं बेसिकली किसी प्रेपोजिशन को भी क्वालिफाई कर सकती हैं। ठीक है, 3-4 एग्जाम्पल से वो बात क्लियर कर दूंगा। तो ऐसे ही चलेगा। ठीक है, शुरू में बेसिक चलेगा, फिर एक चैप्टर शुरू करूंगा। जनरली मैं प्रोनाउन चैप्टर शुरू करता हूँ। प्रोनाउन चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं और नंबर ऑफ एग्जांपल्स भी बहुत सारे लिखे जा सकते हैं, जिनको हम पढ़कर एक्सप्लेन करके ग्रामर पे पकड़ बना सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। और एक छोटी सी बात और, जो भी बच्चे पहले कोचिंग वगैरह ले चुके हैं, जिन्होंने मेरा कोर्स इसलिए परचेज किया है कि वो कुछ नया सीखना चाहते हैं, ठीक है, या उन्हें लगता है कि कुछ कमी रह गई पहले उसको पूरा करने के लिए, तो समझना मेरे भाई, जैसा कि मैं अपने वीडियोस में भी काफ़ी बार बोलता हूँ कि आप जब छोटे थे तो आपको एक बात सिखाई गई थी कि सूरज पूरब में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना। लेकिन जब आप 6, 7, 8 में आए तो आपको पता चला कि नहीं यार, ये सूरज तो कहीं उगता ही नहीं है, सन इज अ स्टार, सन तो वहीं रहता है ना। और ये अर्थ है जो घूमती है, जिसकी वजह से हमें सूरज उगता है या छिपता हुआ नजर आता है ना। तो समझना कि वो जो टीचर थे जिन्होंने आपको सेकंड थर्ड में ये सिखाया कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्या वो गलत थे? उन्हें तब भी पता था कि सन इज अ स्टार, वो नहीं उगेगा, अर्थ घूमती है इस वजह से उगता हुआ दिखाई देता है। लेकिन क्या उस टाइम आप समझ पाते? नहीं समझ पाते। तो मेरी मजबूरी समझना, मेरे पास सारा क्राउड एक जैसा नहीं है। ये कोर्स बाय करने वाले कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो बिल्कुल हिंदी मीडियम से हैं, तो मैं सबको साथ लेके चलूंगा। ठीक, जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहता है उसको भी समझ में आनी चाहिए मेरी बात, और जो पहले कोचिंग ले चुका है उसको कुछ नया भी मिलना चाहिए। अभी मैं, आप किसी भी स्टफ से हो, ठीक है, आप अपने आप को हिंदी मीडियम का मानते हो, चाहे आप अपने को बहुत हाई फाई मानते हो, मैं अभी आपसे बस सिर्फ एक ही प्रॉमिस कर सकता हूँ कि जब आपका ये कोर्स एंड होगा आपसे पूछा जाएगा, हाँ भाई जो तैने ऑनलाइन कोर्स की फ़ीस पे करी क्या वो वसूल हो गई, तो आपका जवाब हाँ होगा। बस अभी मैं इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आ जाओ। हमें बात करनी है नाउन की। नाउन कुछ भी नहीं है, हिंदी में आपने संज्ञा सुना होगा, है ना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा, बस ये नाउन ही है। इसी नाउन को क्या कहते हैं हिंदी में? संज्ञा कह देते हैं। ठीक है, अभी नाउन की डेफिनेशन बहुत लंबी भी लिख सकते हैं हम, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ऐसे करके। मैं आपको छोटी सी डेफिनेशन बता रहा हूँ। नाउन इक्वल टू नेम। नाउन क्या होता है जी? नेम होता है। नाउन क्या होता है? नाम होता है। समझना कैसे। नाउन ये 5 टाइप का होता है। प्रॉपर नाउन कह दो चाहे प्रॉपर नेम कह दो, बात एक ही है। कॉमन नाउन कह दो चाहे कॉमन नेम कह दो, बात एक ही है। कलेक्टिव नाउन कह दो चाहे कलेक्टिव नेम कह दो, बात एक ही है। समझना कैसे, इन दोनों को समझ ले पहले, प्रॉपर और कॉमन को। एक चीज़ समझना, मान लो आप मेरी क्लास में भी बैठे हो, काफ़ी सारे बच्चे बैठे हैं, उनमें से मैं किसी को भी रैंडम, किसी भी लड़के को बुलाऊं, हाँ भी शीतल क्या हाल चाल, कैसी हो, तो सही बैठेगा? नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि सर शीतल तो प्रॉपर नाम है, वो तो किसी पर्टिकुलर का होगा, आप हर किसी को शीतल थोड़ी बुला सकते हो। समझ में आई बात क्या कहना चाह रहा हूँ? तो लेकिन मुझे बताओ, मैं हर जितने बच्चे वहाँ पे बैठे हैं क्या सबको स्टूडेंट बुला सकता हूँ? हाँ सर, स्टूडेंट बुला सकते हो। समझ में आई बात क्या कहना चाह रहा हूँ? कॉमन नेम, एक ऐसा नेम जो उस टाइप की हर चीज़ को दिया जा सके, एक कॉमन नाम जो उस टाइप की हर चीज़ को दिया जा सके, वो किसके अंडर में आ जाएगा?
वो आ जाएगा कॉमन नाउन के अंडर में। और एक ऐसा नाम जो किसी पर्टिकुलर का होगा वो किसके अंडर में आ जाएगा, वो आ जाएगा प्रॉपर के अंडर में। आई बात समझ में। तो बेसिकली क्या है, स्टूडेंट तो एक कॉमन नाउन है, लेकिन राम क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। अब इंडिया में जितने शहर हैं, क्या सबको दिल्ली कह सकता हूँ, नहीं कह सकता, लेकिन क्या सबको सिटी कह सकता हूँ, हाँ सर सिटी कह सकते हो। तो सिटी क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, और दिल्ली क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन हो गया। पूरे दुनिया में जितनी किताबें हैं सबको बुक कह सकता हूँ, ये चलेगा, लेकिन क्या सबको बाइबल कह सकता हूँ, नहीं कह सकता। जितने मोनूमेंट है, इमारतें, मोनूमेंट कह सकते हैं, लेकिन क्या हर मोनूमेंट को ताजमहल कह सकता हूँ, नहीं कह सकता। आई बात समझ में। तो एक है कॉमन नाउन और एक है प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या है, बेसिकली एक ऐसा नाम जो उस टाइप की हर चीज को दिया जा सके। प्रॉपर नाउन क्या है, पर्टिकुलर चीज का नाम, ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन का नेम, पर्टिकुलर प्लेस का नेम, पर्टिकुलर बुक का नेम, किसी भी चीज का नाम। समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूँ, एक है प्रॉपर, एक है कॉमन। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट, जैसे कि इसके नाम से क्लियर है, कलेक्टिव नाउन में बताओ क्या होता होगा, कलेक्शन का नेम। कलेक्टिव नाउन क्या होता होगा, कलेक्शन का नेम। जैसे प्लेयर्स के कलेक्शन को क्या कह देंगे, टीम कह देंगे। जजेस के कलेक्शन को क्या कह देंगे, जूरी कह देंगे। क्रिमिनल्स के कलेक्शन को क्या कह देंगे, गैंग कह देंगे। बीवी, बीवी क्या होता है, बीवी होता है ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स या फिर ग्रुप ऑफ यंग गर्ल्स, ठीक है। ऑफिसर्स के ग्रुप को या फिर जवान लड़कियों के समूह को क्या कहते हैं, बीवी कहते हैं, ठीक है। अब देखो याद करने का तरीका क्या है, ये सब तो आपको आते ही है। कोई भी अगर आपको ऐसा वर्ड याद करना हो जो आपको मतलब नहीं पहले आपने सुन रखा, तो उसके साथ आप एक पिक्चर रिलेट कर दिया करो। ये तो खुद चीख चीख के बता रहा है क्या पिक्चर रिलेट होगी इसके साथ, है ना। आपको ये मान के चलना है, आपको ये मान के चलना है कि आपकी जो बीवी है ना, वो जवान लड़कियों के झुंड के बराबर है, ठीक है। आपकी एक बीवी 10 जवान लड़कियों के झुंड के बराबर है। ग्रुप ऑफ यंग गर्ल्स को क्या कहते हैं, बीवी। इससे दो काम होंगे, वर्ड भी याद हो जाएगा और दूसरा जिंदगी भी अच्छी कटेगी, ठीक है। तो बीवी क्या है, बीवी है ग्रुप ऑफ यंग गर्ल्स। मटीरियल नाउन, अगला क्या आ गया अपना, मटीरियल नाउन। अब मटीरियल नाउन का मतलब क्या है, मटीरियल का नेम, किसी मटीरियल का नेम। अब मैं आपसे पूछूं जी ये बोर्ड बताओ, ये किससे बना है, आप कहोगे सर प्लास्टिक से, तो प्लास्टिक मटीरियल नाउन हो गया, है ना। कपड़े, क्लोथ कॉटन से बने, कॉटन मटीरियल नाउन हो गया। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का बेसिक एलिमेंट। अब ये बोर्ड के साइड पे ये एल्यूमिनियम की बाउंड्री है, ये एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सैंड हो गया, ठीक। खाने पीने की चीज़ें जैसे कुछ मिठाइयाँ वगैरह है, मिल्क से बनती हैं, उनका बेसिक एलिमेंट क्या हो गया, मिल्क हो गया। तो ये सब चीज़ें आयरन, कॉपर, सैंड, मिल्क, वाटर, ये सब किसके अंडर में आ जाएंगी, ये सब आ जाएंगी मटीरियल नाउन के अंडर में। इतनी बात आ गई समझ में। नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, वो चीज़ जो रियलिटी ना हो। रियलिटी ना होने का मतलब है आपको ये दिखाई नहीं देगा, आप इसे छू नहीं सकते, आप इसे सिर्फ महसूस कर सकते हो। ऐसी चीज़ें किसके अंडर में आ जाएंगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर में आ जाएंगी। इतनी बात आई समझ में। ऑनेस्टी, ईमानदारी। अब आप किसी को ऐसे कह सकते हो क्या, ईमानदारी नज़र आएगी, हाँ यार तेरे अंदर ना मुझे 3 ईमानदारी नज़र आ रही है, ऐसा बोल पाओगे। तेरे अंदर ना यार मुझे 7 बहादुरी नज़र आ रही है, नहीं हो पाएगा। ये चीज़ें सिर्फ महसूस करी जा सकती हैं, ना देखी जा सकती हैं, ना छुई जा सकती हैं। तो बेसिकली क्या हो गया, ये जो ऑनेस्टी हो गया, ब्रेवरी हो गया, लव हो गया, हेट हो गया, ये सब क्या है, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर में आएंगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर में ऐसी चीज़ें आएंगी जिन्हें सिर्फ आप महसूस कर सकते हो, ना देख सकते हो, ना छू सकते हो, ठीक है। फिर से एक बार ये सारा दोबारा से रिवाइज करते हैं, फिर इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। नाउन क्या है, नाउन कुछ नहीं है, नाम है। किसी चीज़ का नाम ही क्या है, नाउन है, ठीक। किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम प्रॉपर नाउन। एक ऐसा नाम जो उस टाइप की हर चीज़ को दिया जा सके। एक आधा एग्जाम्पल से और समझ लो, बनियन ट्री जानते हो, बनियन ट्री, जिसे हम हिंदी में बड़ का पेड़ कहते हैं, बड़ का पेड़, ठीक है। अब वो बड़ का पेड़ जो होता है, अब मान लो कि आप रोड पे चल रहे हो, ठीक है, आपको रोड के साइडों पे पेड़ नजर आ रहे हैं, क्या सबको बनियन ट्री कह सकते हो, नहीं कह पाओगे, है ना, क्योंकि बनियन तो बड़ का पेड़ है। कीकर के पेड़ को, नीम के पेड़ को तो बनियन नहीं कह पाओगे, लेकिन क्या सबको ट्री कह सकते हो, हाँ सर ट्री कह सकता हूँ। तो ट्री कॉमन हो गया और बनियन प्रॉपर हो गया। इतनी बात आई समझ में। तो बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूँ, एक ऐसा नाम जो उस टाइप की हर चीज़ को दिया जा सके वो तो कॉमन के अंडर में आ गया, और कोई पर्टिकुलर वो किसके अंडर में आ गया, वो आ गया प्रॉपर के अंडर में, ठीक है जी। अब आ जाओ कलेक्टिव नाउन पे। कलेक्टिव नाउन क्या है, किसी कलेक्शन का नेम है। कलेक्टिव नाउन क्या है, किसी कलेक्शन का नेम है। अब मान लो कि टीम, प्लेयर्स का कलेक्शन हो तो टीम हो गया, जजेस का कलेक्शन हो तो जूरी हो गया। कलेक्शन का नेम क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। किसी चीज़ का बेसिक एलिमेंट जिससे कोई चीज़ बनी हो वो किसके अंडर में आ जाएगा, मटेरियल नाउन के अंडर में आ जाएगा। ऐसी ऐसी चीज़ें जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता, ना देखा जा सकता, ना छुआ जा सकता, वो किसके अंडर में आ गई, वो आ गई एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर में।
इतनी बात क्लियर है। अब इसी डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक, आपने एक टर्म सुनी होगी, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। सुना ऐसा? काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब क्या है? जिसे गिना जा सके। काउंटेबल का बेसिकली मतलब क्या है? जिसे गिना जा सके। और अनकाउंटेबल का मतलब क्या है? जिसे गिना ना जा सके। ठीक है, एक बार आप खुद से मुझे दिमाग लगा के बताओ, थोड़ा सा सोचो कि इनमें से कौन से वाले काउंटेबल होंगे और कौन से वाले अनकाउंटेबल होंगे। ठीक है, सोचना है। देखो एक चीज और बता रहा हूं, हम कोर्स में ना बहुत बार क्या करेंगे, मैं आपको बेसिकली ऑफलाइन बैच की फील देना चाहता हूँ इसी वीडियो के थ्रू। वो कैसे? क्लास के अंदर मैं क्या करता हूँ, सेंटेंस लिख देता हूँ, हाँ भाई इसको ब्रेक करो। फिर एक एक बच्चे से ब्रेक कराता हूँ, हाँ भाई तुम बता ये क्या हो गया? सर एडजेक्टिव हो गया। क्यों वर्ब नहीं हो सकता क्या? कैसे जाने कि एडजेक्टिव हो गया? एक एक बच्चे से इंटरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो वो चीज़ तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने कोर्स बाय किया और आप चाहते हो कि आपको इस कोर्स का फायदा हो, तो जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शन दूं देखो उसको फॉलो करना। वरना देखो मेरे को जो बेनिफिट होना था, मॉनिटरी बेनिफिट, वो आपसे हो गया। आपने अब ये वीडियो तभी देख पा रहे हो, इसका मतलब आपने मेरा कोर्स परचेज कर रखा है, लेकिन जो आपको बेनिफिट होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो जब अगर मैं बोलूं कि वीडियो पॉज करके इस सेंटेंस को ब्रेक करो, या वीडियो पॉज करके एक बार ठंडे दिमाग से सोचो जो मैं सोचने को कह रहा हूं, ठीक, तो आपको वीडियो पॉज करके वो काम करना है। अदरवाइज आपके लिए कोर्स बेनिफिशियल नहीं रहेगा। बस आपने एक फिल्म सी देख ली, वो भूल जाओगे थोड़े दिन के बाद। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करनी है, ये सारा नोट करना है, और साथ के साथ आपको क्या करके दिखाना है, मुझे सोच के बताना कि इनमें से कौन सी टाइप काउंटेबल होंगी और कौन सी टाइप अनकाउंटेबल होंगी। ठीक है, मैं फ्रेम से एक बार बाहर जाऊंगा, आपको पूरा बोर्ड नजर आने लग जाएगा, आप इसको नोट करेंगे पॉज करके, और साथ के साथ सोचेंगे कि इनमें से कौन सी टाइप काउंटेबल होगी और कौन सी टाइप अनकाउंटेबल होगी। ठीक है जी, नोट कर सकते हो। हाँ जी, उम्मीद है नोट हो गया होगा। तो वापस शुरू कर लेते हैं। ठीक, अब इसके अंदर देखिए, सोचा भी होगा आप लोगों ने कि कौन सी चीज़ें काउंटेबल होंगी, कौन सी चीज़ें अनकाउंटेबल होंगी। सोच के देखो ज़रा, अगर मैं कहूँ राम काउंटेबल होता है कि अनकाउंटेबल, दिल्ली काउंटेबल होता है कि अनकाउंटेबल, ये सवाल आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा सर ये सवाल कुछ बेवकूफ़ाना सा सवाल है? दिल्ली काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, ये कैसा सवाल हुआ? तो एकदम आपने सही कहा कि बेवकूफ़ाना सवाल है ये। समझना, दिल्ली को काउंट थोड़ी कर पाओगे, तो किसी चीज़ का नाम है, राम किसी चीज़ का नाम है, दिल्ली किसी चीज़ का नाम है, किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम है, इसको काउंट कैसे कर पाओगे? तो जिसको काउंट नहीं कर पाओगे उसको किसके अंडर में रखना पड़ेगा? अनकाउंटेबल के अंडर में रखना पड़ेगा। वैसे तो देखो इसको काउंटेबल और अनकाउंटेबल में बांटना ही बेवकूफ़ी है, फिर भी अगर कोई ज़बरदस्ती करे तो आप क्या कह दिया करो जी, अनकाउंटेबल है। ठीक है, आपको काफ़ी बुक्स के अंदर इसको काउंटेबल भी दिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आप अगर ऑक्सफोर्ड या लॉन्गमैन या कैम्ब्रिज किसी भी अच्छी डिक्शनरी में अगर किसी प्रॉपर नाउन को टाइप करोगे, लेट से आपने टाइप कर दिया उसके अंदर फुटबॉल। अब फुटबॉल क्या है? किसी गेम का नाम है, और एक फुटबॉल वो बॉल भी होती है। जब ये फुटबॉल बॉल होती है तब वो एक कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि हर फुटबॉल को फुटबॉल कह सकते हो, लेकिन फुटबॉल जब वो गेम का नाम होगा तब क्या होगा? वो प्रॉपर नाउन हो गया। तब उसके साइड पे आप देखोगे तो आपको लिखा मिलेगा यूसी। यूसी का मतलब क्या है? अनकाउंटेबल। किसी बीमारी का नाम आप टाइप करिए उसके अंदर, है ना, किसी पर्टिकुलर बीमारी का नाम टाइप करिए, किसी गेम का नाम टाइप करिए, तो आपको क्या मिलेगा? वो अनकाउंटेबल मिलेगा। क्लियर होगी इतनी बात? तो ये आएगा जी आपका अनकाउंटेबल के अंडर में। अब मुझे बताओ ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? बुक, 2 बुक्स, 3 बुक्स, 5 बुक्स, 25 बुक्स, तो इसका मतलब ये तो काउंटेबल है। सिटी काउंटेबल है, 20 सिटीज़। कितनी सिटीज़ हैं यहाँ पर? 20 सिटीज़ हैं, 25 सिटीज़ हैं। ऐसे स्टूडेंट्स काउंटेबल हैं। आज कितने स्टूडेंट्स आए हैं जी? आज तो जी 150 स्टूडेंट्स आए हैं।
तो बेसिकली क्या है, ये सब क्या है, ये सब चीज़ें काउंटेबल हैं। तो कॉमन नाउन किसके अंडर में आ गया जी, काउंटेबल के अंडर में आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं इसकी कलेक्टिव नाउन की, इस बार आईपीएल में 8 टीम्स खेलेंगी, है ना। तो 8 टीम्स, 7 जूरीज लग चुकी हैं इस केस पे, लेकिन अभी तक फैसला नहीं आया। यूपी पुलिस ने 3 गैंग्स पकड़े हैं इस साल। तो बेसिकली ये सब क्या है, ये सब भी काउंटेबल है ना। तो ये भी काउंटेबल के अंडर में लिख देता हूं जी। ठीक है, नेक्स्ट ये बताओ काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल। आयरन, कॉपर, सैंड, मिल्क, वाटर, ये काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल। अब काफ़ी बच्चे कहना चाह रहे हैं कि काउंटेबल और काफ़ी बच्चे कहना चाह रहे हैं अनकाउंटेबल। समझना, जो काउंटेबल कहना चाह रहे हैं वो कैसे काउंटेबल कहना चाह रहे हैं, सर 3 किलो, पता चल गया ना सर कितना है। एक चीज़ समझना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम एंड नंबर, है ना। हम बात करें नंबर की, काउंटेबल अनकाउंटेबल का लेना देना है नंबर से। और जो आप बता रहे हो 3 किलो, 3 लीटर, ये सब क्या है, सब है वॉल्यूम। मैं वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं नंबर की। क्या ऐसा कह पाओगे 1 लोहा, 2 लोहा, 5.5 लोहा? इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाली चीज काउंटेबल नहीं है। इनका वॉल्यूम तो नप सकता है लेकिन इनका नंबर नहीं नप सकता। तो इसको किसके अंडर में रख रहे हैं, अनकाउंटेबल के अंडर में। ठीक है जी, ऐसे ही इसमें ऑनेस्टी, ब्रेवरी, लव, हेट, बताओ इनको गिन पाओगे? मैं ना सर उससे 6 प्यार करता हूं, क्या पाओगे क्या? तूने ना उस दिन 4 ईमानदारी दिखाई, चलेगा? नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ये वाली चीज भी क्या है, अनकाउंटेबल है। लो जी, से भी अनकाउंटेबल रख देते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। हमने नाउन देखा कितने टाइप का होता है, फिर हमने देखा कौन सी चीजें काउंटेबल है, कौन सी चीजें अनकाउंटेबल है। ये मैंने आपको क्यों बताया, समझना। अगर आपसे कोई पूछ ले, मान लो मैं कोई आपको नाउन का एग्जाम्पल दे दूं और मैं आपसे पूछूं कि आखिर ये कौन सा नाउन है, आपको वो बताना हो, तो कैसे बताओगे? एक एग्जाम्पल से ट्राई करते हैं। ठीक है, लेट्स से मैंने आपके लिए कह दिया जी, ये मुझे बताओ कि चेयर, ये कौन सा नाउन है? ठीक है, तो जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वो तरीका अडॉप्ट करना है आगे आपको, वरना गलत होने के चांसेस होंगे। देखना कैसे, अभी आपको बताऊंगा कि गलती बच्चे कैसे करते हैं। अभी खाली मेरा तरीका एक बार सुन लो। चेयर देखा, चेयर आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नाउन पड़ेगा। सबसे पहला थॉट आप अपने दिमाग में लेके आइए कि ये चीज़ काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, ये चीज़ काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। सबसे पहला थॉट आप ये लेके आओ। ठीक है, अब मुझे बताओ कि चेयर काउंटेबल होता है कि अनकाउंटेबल? काउंट तो कर सकते हैं, 3 चेयर्स, 4 चेयर्स, 5 चेयर्स। इस क्लासरूम में 36 चेयर्स हैं, इसका मतलब चेयर काउंटेबल है। अगर ये काउंटेबल है तो इसका मतलब ये कॉमन और कलेक्टिव में से एक आएगी, क्योंकि सिर्फ कॉमन और कलेक्टिव वाले ही तो काउंटेबल हैं। तो इसका मतलब ये कॉमन और कलेक्टिव में से एक आएगी। अगर ये कॉमन और कलेक्टिव में से एक है, मुझे बताओ ये किसी चीज़ का कलेक्शन है क्या? किसी चीज़ का कलेक्शन तो है नहीं। इसका मतलब किसके अंडर में आ गई? कॉमन के अंडर में आ गई। तो चेयर कौन सा नाउन हो गया? कॉमन हो गया। ठीक है, अब आप मेरा एग्जाम्पल समझोगे कि गलती कैसे होती है। मान लो मैंने ये लिख दिया सॉन्ग, ठीक है। अब मुझे बताओ सॉन्ग माने गाना, ठीक, ये काउंटेबल मतलब सॉरी कौन से टाइप का नाउन होगा? तो बच्चा क्या कहेगा, सर सॉन्ग दिखाई तो देता नहीं, सॉन्ग को टच भी नहीं कर सकते, तो सर सॉन्ग एब्स्ट्रैक्ट होगा, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे तरीके से अगर सोचोगे तो देखो गलती होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। आपको सोचना क्या, सबसे पहली चीज सोचो कि ये जो है ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? बताओ, गिन तो सकते हो यार, है ना। 5 गाने सुने, आज एक नया गाना रिलीज हुआ है, मेरे फोन में 123 गाने हैं। एक बातें कैसे कह पा रहा हूँ, ये बातें इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि सॉन्ग काउंटेबल है, तभी तो कह पाऊंगा ना। तो अगर सॉन्ग काउंटेबल है तो वो इन दोनों में से एक हो गया, या तो कॉमन हो गया या कलेक्टिव हो गया। बताओ क्या मान लें इसे, किसी चीज का कलेक्शन तो है नहीं, तो फिर इसे क्या मान दें, ये भी कॉमन हो गया, है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ ये बताओ क्या होगा, म्यूजिक। म्यूजिक, ठीक है, म्यूजिक किसके अंडर में आएगा बताओ। अब म्यूजिक काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, सबसे पहले ये सोचो, है ना। सर अनकाउंटेबल है ये तो, म्यूजिक तो कुछ हो नहीं पाएगा, ये तो अनकाउंटेबल निकला है। अगर अनकाउंटेबल निकला है तो मटेरियल और इसमें से एक होगा। अब सोचो बताओ किसके अंडर में ले जाएं इसको, किसके अंडर में ले जाएं? एब्स्ट्रैक्ट के अंडर में ले जाएं। क्योंकि ये किसी चीज़ का बेसिक मटेरियल तो है नहीं। अगर ये किसी चीज़ का बेसिक मटेरियल नहीं है तो मटेरियल नाउन नहीं है। अगर ये मटेरियल नाउन नहीं है तो फिर इसको किस में रखना पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट के अंडर। समझ में आया? एक बच्चों का फेवरेट सवाल, स्टार बताओ सर कौन सा नाउन है। तुम मुझे बताओ अब कि स्टार कौन सा नाउन है। देखो तुम अपने हिसाब से सोचोगे तो दिक्कत होगी, मेरे हिसाब से सोचो। बताओ सबसे पहले क्या देखेंगे, स्टार को क्या देखेंगे?
काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? तुम बताओ काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? बोलो। काफी बच्चे कह रहे हैं सर काउंटेबल और काफी बच्चे कह रहे हैं सर अनकाउंटेबल। एक चीज देखना, आपने सप्तऋषि का नाम सुना है? सप्तऋषि तारे होते हैं सप्तऋषि, वो क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में ना 7 तारे होते हैं ऐसे, ठीक है। अब मुझे बताओ सप्तऋषि अगर इसका नाम पड़ा तो क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें 7 तारे हैं। अगर तारों को गिन नहीं सकते तो सप्तऋषि कैसे कह दिया? तारे काउंटेबल होते हैं, तारों को आप गिन सकते हो। समझ में आई इतनी बात? बस बात यह है कि उनका लास्ट नंबर नहीं बता पाते हो क्योंकि उनकी संख्या इन्फिनाइट है, काउंटलेस है वो। समझ में आया? काउंटेबल तो है लेकिन काउंटलेस है। कहने का मतलब काउंट तो कर सकते हो लेकिन उनकी अंतिम संख्या नहीं बता सकते। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 1 से 50 तक कितने इवन नंबर आते हैं, गिन सकते हो ना? 2 4 6 8 ऐसे गिन दोगे? अरे हाँ कि ना? लेकिन टोटल इवन नंबर्स कितने होते हैं ये बताओ, बता पाओगे क्या? कहोगे सर इन्फिनिटी। तो वही बात है, तारे काउंटेबल तो होते हैं लेकिन इनका लास्ट नंबर इतना ज्यादा है कि आप वो नहीं बता पाओगे, इसलिए इनको कहना पड़ेगा काउंटलेस। ठीक, काउंटेबल तो है। अगर ये काउंटेबल है तो बताओ किसके अंडर में आएंगे? कॉमन या कलेक्टिव? कॉमन है किसी चीज का नाम, मतलब किसी चीज का कलेक्शन तो है नहीं, तो फिर इसे क्या कह दूं? कॉमन कह दूं। अगर इसे कॉमन कह दूं तो फिर ये कॉमन नाउन हो गया। क्लियर हो गई इतनी बात? एक छोटी सी ट्रिक देखो आपको और बताता हूँ, ठीक है। एक रीजनिंग का क्वेश्चन करोगे, छोटा सा क्वेश्चन है, हर बच्चा कर देगा। यहाँ कर देता हूँ, ठीक। मान लो, या फिर मैंने बोर्ड भी सारा भर लिया, यहाँ पे कर देता हूँ ऐसा, ठीक है। अब मान लो ये है ए और ये छोटा सर्कल है ये बी, ठीक। अब मेरी स्टेटमेंट सुनना जरा ध्यान से, मुझे बताना स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। वेन डायग्राम के क्वेश्चन आते हैं ना, वही क्वेश्चन है। ऑल ए आर बी, सब ए बी है, बताओ सही कि गलत? कहोगे सर गलत है। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूं सब बी ए हैं, ऑल बी आर ए, सही गलत? अब कहोगे सर सही है। तो कुछ ऐसी कहानी है, मान लो ये जो बड़े वाला सर्कल है ये रिप्रेजेंट करता है नाउन को, और ये जो छोटे वाला सर्कल है ये रिप्रेजेंट करता है उन नाउन्स को जिनमें एस या ई एस लगाकर उनका एक वचन से बहुवचन हो जाए। ठीक, समझना कैसे? ये वाले जो नाउन्स है ना, देखो, स्टूडेंट स्टूडेंट्स, सिटी सिटीज, बुक बुक्स, मोन्यूमेंट मोन्यूमेंट्स, टीम टीम्स, जूरी जूरीज, गैंग गैंग्स, बीवी बीवीज। आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? इनमें एस या ई एस लगाकर इसका एक वचन से बहुवचन हो जाता है। ऐसे शब्द जिसमें एस या ई एस लगाकर उसका एक वचन से बहुवचन हो जाए वो क्या हो जाएंगे? नाउन हो जाएंगे। लेकिन क्या हर नाउन का एस या ई एस लगाकर एक वचन से बहुवचन होगा? नहीं होगा। आई बात समझ में? अब देखो, नाउन चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें और डिटेल करेंगे। अब काफी बच्चे होते हैं सर आयरन्स भी मैंने सुना है कहीं। हाँ भाई, आयरन्स भी होता है लेकिन उसका मतलब फिर लोहा नहीं, उसका मतलब बेड़िया हो जाता है। सर वाटर्स भी मैंने कहीं सुना है। हाँ भाई, वाटर्स भी होता है लेकिन उसका मतलब फिर पानी नहीं, उसका मतलब जलीय सीमा हो जाता है। जैसे तटीय सीमा होती है ऐसे जलीय सीमा हो जाती है। समझ में आया? सब करेंगे वो सब चीजें। सर मैंने लव्स भी कहीं लिखा देखा, आप कह रहे हो इसमें ऐसे ही नहीं लगे, लव्स कहीं मैंने लिखा देखा है। मेरे भाई, लव जो होता है ये एक नाउन भी होता है, एक वर्ब भी होता है। लव, लव्ड, लव्ड। जब ये क्रिया का काम करेगा तो फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर में क्या लिखा जाएगा? लव्स। रोहन लव्स शालिनी, वो वर्ब होता है। जब इसमें ऐसे एस आएगा तब ये क्या होता है? वर्ब होता है। जब ये नाउन होगा तब ये क्या रहेगा? एब्स्ट्रैक्ट होगा, और इसमें ऐसे एस एक वचन बहुवचन इसका पॉसिबल नहीं है। तो वो सब बातें अपन नाउन चैप्टर में करेंगे। अभी के लिए शॉर्ट में क्या सीखा? नाउन एक नाम होता है। नाउन क्या? बस किसी चीज का नाम है ना? कोई पर्टिकुलर चीज का नाम हो तो प्रॉपर नाउन हो गया। एक ऐसा नाम जो उस टाइप की हर चीज को दिया सा कॉमन हो गया। किसी कलेक्शन का नाम कलेक्टिव हो गया। किसी चीज के बेसिक एलिमेंट का नाम मटेरियल हो गया। एक ऐसी चीज जिसे सिर्फ महसूस किया जा सके, ना देखा जा सके, ना छुआ जा सके, वो किसके अंडर में आ गई? एब्स्ट्रैक्ट के अंडर में आ गई। इतनी बात क्लियर है? फिर हमने ये देखना सीखा कि कौन सा नाउन काउंटेबल है, कौन सा नाउन अनकाउंटेबल है ना? क्या देखा कि ये तो किसी चीज का नाम है, इसको तो वैसे तो काउंटेबल अनकाउंटेबल में बांटना ही बेवकूफ़ी है, फिर भी अगर बांटना पड़ जाए तो हमेशा कह देंगे अनकाउंटेबल। कॉमन और कलेक्टिव वाले किसके अंडर में आ गए? काउंटेबल के अंडर में। ठीक है। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट वाले किसके अंडर में आ गए? अनकाउंटेबल के अंडर में। अगर कोई आपसे पूछ ले, अगर कोई आपको नाउन का एग्जाम्पल दे दे और आपसे पूछ ले बताइए जी ये कौन सा नाउन है, तो फिर आप क्या कहोगे? आपको सबसे पहले सोचना है कि वो चीज़ काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। अगर वो चीज़ काउंटेबल है तो इन दो में लाई करेगी, है ना? अगर कलेक्शन हुई तो ये, ना हुई तो कॉमन। अगर वो चीज़ अनकाउंटेबल तो इन दोनों में लाई करेगी। अगर वो चीज़ दिखाई देती होगी, किसी चीज़ का बेसिक मटेरियल होगी तो मटेरियल, और दिखाई ना देती हो, आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, तो एब्स्ट्रैक्ट। ठीक, प्रॉपर तो बच्चे देखते ही पहचान लेते हैं, है ना?
कन्फ्यूज़न होती है इन सब में, वो सब के लिए आप ये वाला तरीका अपना लेंगे। ठीक है, तो हमने नाउन देख लिया, नाउन की टाइप देख ली, नाउन काउंटेबल होता है कि अनकाउंटेबल होता है, ये सब चीज़ें देख ली। ऐसे एस कॉमन और कलेक्टिव में लगता है, बाकी सब में ऐसे एस नहीं लगता क्योंकि वो अनकाउंटेबल होते हैं, है ना। ऐसे एस लगाने का मतलब क्या है, एक वचन बहुवचन, सिंगुलर प्लूरल। अब कोई चीज़ अगर अनकाउंटेबल है तो उसका एक वचन बहुवचन कैसे होगा, समझ में आई इतनी बात। अब हमें क्या देखना, अब हमें देखना नाउन का ग्रामर वाला काम, कि आखिर नाउन में ग्रामर में मतलब नाउन ग्रामर में काम क्या करता है। जैसे एडजेक्टिव को अलग काम दे रखा है, एडजेक्टिव को काम दे रखा है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना, वर्ब को काम दे रखा है किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करना, ऐसे नाउन को भी अंग्रेजी में कुछ काम दे रखा है, तो वो वाला काम देखेंगे। अब फिर से वही बात, स्क्रीन से आउट हो रहा हूँ, आपको जो भी कुछ और लिखा है अगर वो नोट करना तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक, फिर मैं दोबारा से बोर्ड वापसी लिख दूंगा इसको और फिर उसके साथ मिलता हूं, ताकि ये बोर्ड को रब करना लिखना वो सब टाइम आपका वेस्ट नहीं हो। ठीक है जी, आया समझ में। अब मैं बोर्ड से स्क्रीन से आउट हो रहा हूं, आप इसको लिख सकते हो पूरे को पॉज करके आराम से ना। तो पहले वाला आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब शुरू कर लेते हैं अपना नाउन का एक्चुअली एक्शन क्या है। ठीक है, नाउन ग्रामर में काम क्या आता है, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि हर पार्ट्स ऑफ स्पीच का अपना अलग अलग एक्शन है। ठीक, कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या काम करता है, जैसे मान लो वर्ब का तो देखो हर बच्चे को काम पता होता है। वर्ब क्या होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, जिसको आप हिंदी में क्रिया बोलते हो, है ना। तो वर्ब को अंग्रेजी में क्या काम दिया गया, वर्ब को काम दिया गया एक्शन को रिप्रेजेंट करना, कार्य को रिप्रेजेंट करना। ऐसे हर शब्द को अपना अलग अलग एक काम दिया गया। एडजेक्टिव का काम अलग है, एडवर्ब का काम अलग है, कंजंक्शन का काम अलग है ना। कंजंक्शन का काम भी सब बच्चे मोस्टली जानते होते हैं। कंजंक्शन का काम होता है दो चीजों को जोड़ना, जैसे होता है ना राम एंड श्याम, दो चीजों को जोड़ना, वो काम कौन करता है, वो काम करता है कंजंक्शन। ठीक है, ऐसे ही नाउन को अंग्रेजी में काम दिए गए कौन कौन से, वर्ब का सब्जेक्ट बनना, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। तो नाउन बेसिकली ये 5 काम करता है अंग्रेजी में, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना वर्ब का, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। ठीक है, ये चारों काम एक एक करके हम समझ लेंगे। ये जो 5वां काम है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, ये हम देखेंगे कोर्स के अंदर। ये मान के चलो कम से कम अभी 30 से 40 लेक्चर्स के बाद। ठीक है, 30-40 लेक्चर तो खैर 2-2 घंटे के लेक्चर है ना, मतलब 30 घंटे के बाद, 30 से 40 घंटे के बाद हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को डिस्कस कर रहे होंगे। अभी मैंने लिख दिया है क्योंकि फिर बाद में रेफरेंस लूंगा कि नाउन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन जाते हैं। अभी के लिए सिर्फ बोर्ड पे मान लो कि लिखा है, बस लिख लेना, नोट कर लेना और फिर भूल जाना। ठीक, आ जाओ आ जाओ इस पे। अभी देखो, फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, जो बच्चे पहले कोचिंग वोचिंग ले रखे हैं थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं जो अभी मैं खुद ही बोलूंगा और 2 दिन बाद खुद ही मुकर जाऊंगा। जैसे अभी बताऊंगा कौन सी वाली बात है। अगर मैं आप में से पूछूं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है ये बता दें, या फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये बता दें। बहुत कम होंगे, है ना। कुछ ही होंगे जिन्होंने पहले कोचिंग कर रखी होगी वो बता पाएंगे। लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इन सेंटेंसेस में वर्ब कहाँ है ये बता दो, हर कोई बता देगा मुझे लगता है ना। एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो वर्ब नहीं बता पाए। वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे, जिसकी 3 फॉर्म हो। वर्ब क्या होता है, वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे और जिसकी 3 फॉर्म्स हो। ठीक, रटने वाला इसमें कुछ भी नहीं है, समझना। मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, मैं मूवी देखने गया था। बताओ ये प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है। फटाक से बोलोगे सर पास्ट है। मैं दिल्ली जाऊंगा, प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है। फटाक से बोलोगे फ्यूचर है। और मैं पूछूंगा कैसे पता चला, तो पता क्या कहोगे, सर उसमें था लगा हुआ था थे थी लगा हो तो पास्ट हो जाता है, गागेगी लगा हो तो फ्यूचर हो जाता है। बात तुम्हारी एकदम ठीक है, हिंदी में तो अपन ऐसे ही देखते हैं ना। लेकिन अगर मैं ऐसा कह दूं आई विल वॉच अ मूवी, अब बताओ ये प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है। बोलो जी क्या है, कहोगे सर फ्यूचर है। मैं कहूँ शी वेंट टू दिल्ली विद राजेश, प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है। कहोगे सर पास्ट है। कैसे पता चला, कैसे पता चला, इस बार तो गागेगी था थी ये सब है नहीं, तो कैसे बताया, आपने बताया वर्ब की फॉर्म को देखकर। समझना कहना क्या चाह रहा हूं, वर्ब आया, थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूं, यहां पे कुछ और भी लिखना है। वर्ब आई, वर्ब से बनी वर्ब की फॉर्म,
V1 V2 V3, हेल्पिंग वर्ब प्लस में V1 V2 V3, ये सब चीज़ों से क्या बन गई, वर्ब की फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फॉर्म से हमने क्या बना लिए, वर्ब की फॉर्म से हमने बना लिए टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ये सब टेंस बना लिए। और फिर टेंस से हमने क्या बना लिया, टेंस से बना लिया हमने टाइम। समझ में आई इतनी बात। जब भी कोई इंसान दूसरे इंसान को कुछ बात करता है, जब भी कोई इंसान दूसरे इंसान से बात करता है, तो उसकी बात का मेन मोटिव पता क्या होता है, दूसरे इंसान को ये बताना कि क्या हुआ और कब हुआ। क्या हुआ पता चलता है वर्ब से, यहाँ पे खरीदने काम हुआ, गाने का काम हुआ, डांटने काम हुआ, खाने का काम हुआ। समझ रहे हो, वर्ब को देखकर बाय वर्ब लगी है, ईट वर्ब लगी है, सिंग वर्ब लगी है, डांस वर्ब लगी है, गो वर्ब लगी है, रन वर्ब लगी है, जो वर्ब लगी है उससे अपने को पता चल जाएगा काम क्या हुआ, वो काम आखिर हुआ कब। ये कैसे पता चलेगा, आखिर मुझे पता करना है कि टाइम को पता करूंगा मैं टेंस की मदद से, और टेंस किसकी मदद से बनेंगे, वर्ब की फॉर्म की मदद से, और वर्ब की फॉर्म के लिए वर्ब की फॉर्म होनी तो चाहिए, है ना। तो वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, कार्य को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी 3 फॉर्म हो। देखो मेरा ना यार समझने समझाने के तरीके ये हैं बेसिकली। कारण क्या है, मैं जैसे चीज़ों को देखता हूँ समझता हूँ, भी कोई चीज़ रटनी ना पड़े, हर चीज़ के पीछे लॉजिक्स हों। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपको मैक्सिमम जो आपको बुक्स के अंदर रूल वगैरह नजर आएंगे सबके लॉजिक्स बता दें। ठीक है, कुछ में ग्रामर का लॉजिक होगा, कुछ में बेसिक कॉमन सेंस का लॉजिक होगा। ठीक है, अभी के लिए वर्ब की 3 फॉर्म क्यों होती हैं, आई बात समझ में, क्योंकि 3 फॉर्म नहीं होंगी तो टेंस नहीं बनेगा, टेंस नहीं बनेगा तो टाइम का पता नहीं चलेगा। और भाषा का मेन मोटिव क्या है, किसी को ये बताना कि क्या हुआ और कब हुआ। इतनी बात आई समझ में। तो हमने क्या सीख लिया कि वर्ब की फॉर्म्स, मतलब वर्ब की फॉर्म से टेंस बनेगा, और टेंस से हमें क्या पता चल जाएगा, टाइम का पता चल जाएगा। क्लियर है इतनी पिक्चर। चलो जी नेक्स्ट। अब हमने क्या देखा, वर्ब का पता चल गया कि वर्ब क्या है, पहले में बॉट वर्ब है, दूसरे में सैंग वर्ब है, तीसरे में स्कोल्डेड वर्ब है, चौथे में एट वर्ब है। इतनी पिक्चर क्लियर है। अभी के लिए देखो, वैसे तो जिन्होंने मेरी वीडियोस वगैरह देख रखी है उनको पता होगा कि सब्जेक्ट पहचानने के लिए हम एक्टिव पैसिव वॉइस की मदद लेते हैं, है ना। अभी मैं उतनी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, अभी सब क्या है बेसिक, ऊपर ऊपर से हर बच्चे को समझ में आना चाहिए, बिल्कुल एक एक पायदान चढ़ेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट कौन होता है, एक डेफिनेशन है जो हर बच्चे को पता होती है, और वो डेफिनेशन क्या है, सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन को करता है, सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन का डूअर होता है। अब खरीदने का काम किसने किया, मोहन ने। गाने का काम किसने किया, कुणाल ने। डांटने का काम किसने किया, अजय ने। खाने का काम किसने किया, अंजलि ने। ठीक है जी। अब जो भी एक्शन का डूअर होता है वो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। जो भी एक्शन का डूअर होता है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। जो भी एक्शन का डूअर है क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। एक्शन का डूअर कौन हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले में काम हुआ खरीदने का, किया मोहन ने। दूसरे में काम हुआ गाने का, किया कुणाल ने। तीसरे में काम हुआ डांटने का, किया अजय ने। चौथे में काम हुआ खाने का, किया अंजलि ने। जो भी एक्शन का डूअर होगा वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अभी के लिए हम इतनी डेफिनेशन समझ लेते हैं, आगे जब एक्टिव पैसिव देखेंगे तब जान जाएंगे कि सब्जेक्ट कब नहीं होता है डूअर। ठीक है, वो सब बातें भी करेंगे। अभी के लिए बिल्कुल बेसिक, वर्ब क्या है, वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे, जिसकी 3 फॉर्म। ठीक है जी। ऐसे ही सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट वो है जो वर्ब में हो रहे कार्य का कर्ता हो, माने डूअर हो। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट, अब ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। ऑब्जेक्ट के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, क्या है, वर्ब से वट या फिर हुम का रिप्लाई, वर्ब से वट या फिर हुम का रिप्लाई, वर्ब से क्या और किसको का जवाब। जब आप वर्ब से क्या और किसको का जवाब लेंगे तो जो उत्तर मिलेगा, जो आंसर मिलेगा, वही क्या होगा, वही आपका वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है जी, देखना कैसे। मोहन बॉट वट, मोहन बॉट वट, क्या खरीदा जी मोहन ने, मोहन बॉट वट, क्या खरीदा मोहन ने। वट से जवाब क्या आया, सर बुक। मोहन बॉट वट, मोहन ने क्या खरीदा, बुक। जो वर्ब से क्या का जवाब आया, जो वर्ब से वट का जवाब आ गया, वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आया। कुणाल सैंग वट, क्या गाया जी कुणाल ने गाया गाना। कुणाल सैंग वट, कुणाल सैंग अ सॉन्ग। वर्ब से वट का जवाब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। ध्रुव स्कोल्डेड वट, इस बार वट कह पाओगे क्या, इस बार वट नहीं कह पाओगे। क्यों नहीं कह पाओगे, सर ध्रुव तो कोई इंसान है, वट तो चीजों के लिए लगता है, और इंसानों के लिए क्या लगता, हूं। ठीक है,
तो जब यहाँ पे कोई इंसान की बात करनी होगी तब तो whom आएगा, और जब किसी चीज़ की बात करनी होगी तब क्या आ जाएगा, तब what आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो अजय स्कोल्डेड whom, अजय स्कोल्डेड whom, अजय स्कोल्डेड ध्रुव। तो ध्रुव क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब से वट या whom के जवाब, वर्ब से क्या और किसको के जवाब क्या हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। क्लियर है इतनी बात। देखो फिर बता रहा हूँ, जिन्होंने कोर्स कर रखा है आगे बहुत सारी बातें करनी है, कब ऑब्जेक्ट होगा, कब ऑब्जेक्ट नहीं होगा, कब सब्जेक्ट लिखेंगे, कब सब्जेक्ट, सब बातें करेंगे। अभी स्टेप बाय स्टेप जितना बता रहा हूँ उसको बहुत ही ध्यान से चुनना है। हर एक छोटी छोटी लाइन बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ों का आधार है, तो उनको सुनते चलना है, बड़े ही प्यार से आराम से समझते चलेंगे, ठीक है। अंजलि एट व्हाट, अंजलि एट व्हाट, अंजलि ने क्या खाया था, केक। तो केक क्या हो गया जी, ऑब्जेक्ट हो गया। इतनी बात आई समझ में। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे, जिसकी 3 फॉर्म है, ठीक है। वर्ब का जो जिसमें जो काम हो रहा है उसका जो डूअर होगा वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब से क्या और किसको का जवाब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि इस एक्शन का रिसीवर जिस पर ये कार्य किया गया, खरीदे जाने पर, खरीदे जाने का कार्य किस पर किया गया, किताब पर। क्या गाया गया, गाए जाने का कार्य किस पर किया गया, गाने पर। डांटे जाने का कार्य किस पर किया गया, ध्रुव पर। खाए जाने का कार्य किस पर किया गया, केक पर। आप इनको रिसीवर भी कह सकते हो, ठीक है। ज्यादा अपन ये वट या होम वाला फंडा लगा के चलेंगे आगे। जितनी बार भी मैं कहूंगा वर्ब से वट या होम का रिप्लाई क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगली बात, अब एक चीज समझना, अब ये मोहन मैं आपसे पूछूं, मोहन का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, सर नाउन है ना। कौन सा नाउन है, सर प्रॉपर नाउन है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है और टाइप क्या है, प्रॉपर है। अब यहीं ना काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कभी नाउन कह रहे हो, कभी सब्जेक्ट कह रहे हो, ये क्या बात हुई। तो समझना मेरे भाई कि एक एग्जांपल समझाता हूँ। मैं आपसे पूछूं ये क्या है जिस पर मैं लिख रहा हूँ, क्या कहोगे, सर बोर्ड है ना। कलर कौन सा है इसका, सर वाइट है। शेप क्या है इसकी, सर रेक्टेंगुलर है। कितने का है ये, होगा सर 5-7 हज़ार रुपये का। कितने किलो का ये, सर होगा 2-3 किलो का। आई बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इससे रिलेटेड आप अलग अलग सवाल पूछ रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि इस चीज़ से रिलेटेड एक ही सवाल पूछा जा सकता है। आप एक ही चीज़ से रिलेटेड ना जाने कितने सवाल पूछ सकते हो। अगर कोई मुझसे पूछेगा सर आपका नाम क्या है, तो जवाब में क्या कह दूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, क्या कहना पड़ेगा, अमन वशिष्ठ, ठीक है। कोई मुझसे पूछेगा सर करते क्या हो, तब क्या दूंगा जवाब में, ये कहूँगा अमन वशिष्ठ, क्या कहूँगा जी इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो जैसा सवाल वैसा जवाब, जैसा सवाल वैसा ही जवाब दोगे ना। तो समझना, अगर कोई पूछेगा कि इस शब्द का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो क्या जवाब दोगे, सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच कोई सब्जेक्ट तो है नहीं। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो क्या होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया इसका, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया नाउन। अब मैं पूछूं इसकी नाउन में टाइप क्या है, नाउन 5 टाइप का पढ़ा है ना, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। बताओ टाइप क्या है, टाइप क्या है जी इसकी, टाइप है इसकी प्रॉपर। क्लियर हुई इतनी बात। अब बताओ ये काम क्या कर रहा है, काम कर रहा है वर्ब का सब्जेक्ट बनना। तो क्या ध्यान रखेंगे कि एक होता है नाम और एक होता है काम, ठीक। इसका नाम क्या है, बेसिकली इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो कहोगे सर नाउन है। टाइप क्या है, सर प्रॉपर है। काम क्या है, वर्ब का सब्जेक्ट बनना। क्लियर है जी। ऐसे ही इसका बताओ, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, सर नाउन है, ठीक है। टाइप क्या है, सर प्रॉपर, सॉरी कॉमन है ना। टाइप क्या हो गई, कॉमन हो गई। हर बुक को बुक कह सकते हो ना, बुक में एस लगा के प्लूरल भी होता है, तो ये कॉमन हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। टाइप क्या है, कॉमन। काम क्या है, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। क्लियर है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। टाइप क्या है, प्रॉपर। काम क्या है, वर्ब का सब्जेक्ट बनना। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। काम क्या है, सॉरी टाइप क्या है, कॉमन। काम क्या है, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। टाइप क्या है, प्रॉपर। काम क्या है, वर्ब का सब्जेक्ट बनना। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। टाइप क्या है, प्रॉपर। काम क्या है, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। टाइप क्या है, प्रॉपर। वर्ब का सब्जेक्ट बनना। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। टाइप क्या है, कॉमन। वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। ठीक, एक बार में समझ में आ गया था, आई नो, लेकिन बहुत बार बोलता हूँ मैं एक कॉन्सेप्ट को 2 बार 3 बार 4 बार बोलता हूँ। ठीक, चलो आ जाओ। तो यहाँ से हमने क्या सीख लिया,
अब नाउन ने काम क्या किया, देखो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। नाउन आखिर अंग्रेजी में करता क्या काम नजर आ रहा है आपको सर, ये वर्ब का ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। नाउन क्या काम करता हुआ नजर आया आपको सर, ये वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्लियर हुई इतनी बात। अब ये नाउन कॉमन वाले को मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ये नाउन है, कॉमन है ऐसा, ठीक। तो हमने क्या देख लिया कि नाउन सब्जेक्ट बन जाता है, नाउन ऑब्जेक्ट बन जाता है, इतनी चीज हमने जान ली। बढ़े हम आगे, चलो जी आ जाओ। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ना ये बुक के आगे जो फुल स्टॉप लगा होता है ना, इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, एक वर्ड लिख देता हूँ। अपन एक वर्ड लिख लेते हैं, मान लो यहाँ पे फ्रॉम, ये लिख लिया अपन ने, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ फुल स्टॉप लगा के हम सेंटेंस खत्म कर सकते हैं क्या? मोहन बॉट अ बुक फ्रॉम, कर दें खत्म? बोलो सोचो। सर कुछ अटपटा सा लग रहा है, क्यों, दिक्कत क्या है? सर दिक्कत तो नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ अटपटा जरूर लग रहा है। मोहन बॉट अ बुक फ्रॉम, यहाँ तो खत्म नहीं होगा सर, दिक्कत नहीं पता मुझे, लेकिन ये अटपटा जरूर है, यहाँ खत्म नहीं होगा। दिक्कत मैं बता देता हूँ, ठीक है। खत्म यहाँ पे नहीं होगा, दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जैसा कि मैंने आपको एक बताया कि हर वर्ड को अलग अलग काम दिया गया है। जैसे इसका क्या काम है, वर्ब का एक्शन को रिप्रेजेंट करना, कार्य को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम किसको दे दिया, नाउन को या फिर प्रोनाउन को। प्रोनाउन कुछ नहीं होता, जैसे आपने सुन रखा होगा आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब क्या होता है, प्रोनाउंस होते हैं। प्रोनाउन का काम क्या होता है, नाउन की जगह पे आना। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं कह दूं कि सचिन पे ऐसे लिख दो, सचिन इज ए क्रिकेटर, सचिन लिव्स इन मुंबई, ऐसा कि सचिन इज ए क्रिकेटर या फिर ही लिव्स इन मुंबई, है ना। तो नेक्स्ट सेंटेंस में सचिन की जगह पे क्या लिख देंगे, ही लिख देंगे। तो बेसिकली है क्या, प्रोनाउन कुछ नहीं है। प्रोनाउन जस्ट एक वर्ड है जो नाउन की रिपीटिशन को बचाने के आता है, बचाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। बार बार एक ही नाउन को ना लिखना पड़े तो उसकी जगह पे हम क्या लिख देते हैं, प्रोनाउन लिख देते हैं। ये आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब क्या होते हैं, प्रोनाउंस है, ठीक है। काम क्या आते हैं, एक नाउन की रिपीटिशन को बचाने के। अब एक चीज समझना, ग्रामर में क्या काम करते होंगे, अगर ये नाउन की जगह पे आ रहे हैं तो काम भी तो वही करेंगे ना जो नाउन करता है, ठीक है। तो बेसिकली जो काम नाउन करता है वही काम क्या कर देता है, प्रोनाउन कर देता है, ठीक है। अब एक चीज समझना, एक एग्जाम्पल से समझोगे, जहां मैं पहुंचाना चाह रहा हूं वहां किसी लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैं आपको चीजें क्लैरिफाई करूंगा कि जैसे आपको क्या बताया, हर पार्ट्स ऑफ स्पीच का अपना अपना काम होता है, ठीक है। अब लेट से आपको बताया ना अभी, वर्ब का काम है एक्शन को रिप्रेजेंट करना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम किसका है, नाउन या प्रोनाउन का काम है। अब एक चीज समझो, मान लो यहाँ पे ये जो बुक है ना, इससे पहले जो मैंने हल्का सा निशान लगाया, सोचो यहाँ पे लिखा हो फेमस, या सोचो यहाँ पे लिखा हो कॉस्टली, कुछ मर्जी सोच लो। मोहन बॉट अ फेमस बुक, मोहन बॉट अ चीप बुक, मोहन बॉट अ कॉस्टली बुक, आप कुछ मर्जी सोच लो, ठीक है। मुझे बताओ वो जो शब्द है वो आखिर कर क्या रहा है? सर ये ना बुक की विशेषता सी बता रहा है। मोहन ने कैसी किताब खरीदी, मोहन ने एक फेमस बुक खरीद ली। कैसी किताब खरीदी, मोहन ने कॉस्टली बुक खरीद ली, चीप बुक खरीद ली, बिग बुक खरीद ली। तो बेसिकली उस वर्ड ने क्या किया, इस बुक की विशेषता बताई कि नहीं बताई? वो वर्ड है क्या जी, वो वर्ड है एडजेक्टिव। जैसे आप हिंदी में विशेषण कहते हो ना, वो वर्ड वही वर्ड है। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? हर वर्ड को अपना अपना एक काम दिया गया है। तो एडजेक्टिव का क्या काम है, एडजेक्टिव का काम है एक नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताना, ठीक। एडजेक्टिव डिटेल में भी कराऊंगा, अभी जैसे नाउन की बेसिक्स चल रहा है ऐसे एडजेक्टिव का बेसिक आएगा, लेकिन इतना याद रह जाएगा ना अभी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना काम किसका है, नाउन या प्रोनाउन का। एक्शन को रिप्रेजेंट करना काम किसका है, वर्ब का। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना काम किसका है, एडजेक्टिव का, जिसे आप हिंदी में कहते हो विशेषण। इतनी बात आ गई समझ में? अब नेक्स्ट बात क्या है समझना, मुझे एक छोटी सी कॉमन सेंस की बात है यार। मुझे एक बात बताओ, एडजेक्टिव ग्रामेरियंस ने एडजेक्टिव इंग्लिश ग्रामर में इसलिए बनाया गया ताकि एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता सके। तो क्या ये बात पॉसिबल है कि एक सेंटेंस में एडजेक्टिव तो आ रहा हो लेकिन ऐसा कोई नाउन प्रोनाउन लिखूं ही ना जिसकी विशेषता बतानी हो? ये बात पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। ऑब्वियस बात है ना कि अगर एक एडजेक्टिव लिखा गया तो ऐसा कोई नाउन या प्रोनाउन जरूर होगा उस सेंटेंस में जिसकी विशेषता बतानी है, हाँ कि ना? तो समझना, ये कुछ वैसा ही है यार कि आदमी कोई गंजा है और आप उससे पूछ रहे हो तेरे पास कंघी है क्या? अरे एडजेक्टिव तभी आएगा जब नाउन या प्रोनाउन होगा, और आदमी के पास कंघी होगी तब जब उसके पास बाल होंगे। अब स्टिपनी किस लिए यूज करते हैं? स्टिपनी इसलिए यूज करते हैं गाड़ी पंचर हो जाए तो टायर चेंज करने काम आ जाएगी, है ना। जिस आदमी के पास गाड़ी नहीं होगी उस आदमी के पास स्टिपनी क्या करेगी?
समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूँ? तो बेसिकली एडजेक्टिव अगर इसलिए बनाए गए हैं ताकि एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता सकें, तो अगर एडजेक्टिव आया तो नाउन या प्रोनाउन जरूर होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं यहाँ पे बुक तो लिखूं नहीं और एडजेक्टिव लिख दूं, ही बॉट अ फेमस, ही बॉट अ बिग, चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो बेसिकली अगर कोई एडजेक्टिव आया तो कोई नाउन या प्रोनाउन जरूर आएगा। अब ये जो आपको कॉन्सेप्ट दिया ना, इसी कॉन्सेप्ट का मैं अभी यूज लूंगा, ठीक है। आपको एक वर्ड बता रहा हूं मैं, पहले उसको देख लो। वो वर्ड क्या है? प्रीपोजिशन। ठीक, सुन भी रखा होगा आप सबने। प्रीपोजिशन की एक बार डेफिनेशन पे ध्यान देना। इट रिलेट्स, प्रीपोजिशन का काम क्या है? इट रिलेट्स अ नाउन और प्रोनाउन, ये एन ऑब्लिक पी का मतलब है नाउन और प्रोनाउन, विद अदर वर्ड्स, ये इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है, विद अदर वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस। इतनी बात आई समझ में? प्रीपोजिशन का काम क्या है? जैसे अभी बताया, हर पार्ट्स ऑफ स्पीच का अपना काम है। प्रीपोजिशन को अंग्रेजी में क्या काम दिया गया? प्रीपोजिशन को काम दिया गया है एक नाउन या प्रोनाउन को वाक्य के बाकी शब्दों के साथ रिलेट करना, ठीक है। इसका नाम ही देखो, प्री पोजिशन। नाम क्या है इसका? प्री पोजिशन। समझ में आई इतनी बात? इसका काम क्या है? एक नाउन या प्रोनाउन से पहले पोजीशन लेकर, एक नाउन या प्रोनाउन से पहले पोजीशन लेकर उसे वाक्य के बाकी शब्दों के साथ रिलेट कर देना। इट रिलेट्स अ नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस। प्रीपोजिशन का काम क्या है? एक नाउन या प्रोनाउन से पहले पोजीशन लेकर इसे वाक्य के बाकी शब्दों के साथ रिलेट कर देना। तो फिर से वही कॉमन सेंस वाली बात कि अगर प्रीपोजिशन आई, इसको काम क्या सौंप रखा है? एक नाउन या प्रोनाउन से पहले लग जाना भाई तू और उसे वाक्य के बाकी शब्दों के साथ रिलेट कर देना। तो क्या ये बात संभव है? क्या ये बात संभव है कि प्रीपोजिशन तो लिख दूं, प्रीपोजिशन तो लिख दूं और उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन लिखूं ही नहीं? मोहन बॉट अ बुक फ्रॉम, यही छोड़ नहीं सकते? क्यों नहीं छोड़ पा रहे? अब आ रहा जवाब समझ में? बेसिकली क्या है कि इस वर्ड का नाम है प्रीपोजिशन। इसे अंग्रेजी में काम क्या दिया गया है? इसे काम दिया गया है कि तू एक नाउन या प्रोनाउन से पहले लग जाना और उस नाउन या प्रोनाउन को वाक्य के बाकी शब्दों के साथ रिलेट कर देना। तो अगर यहां पर कोई प्रीपोजिशन लिखी है तो इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन लिखना पड़ेगा, हाँ कि ना? लिखना पड़ेगा। अब एक चीज और समझना, ऐसा नहीं है कि दुनिया का कोई भी नाउन या प्रोनाउन यहां लाके पटक दोगे तो सही हो जाएगा। यहां पे लिख दूं क्या? चेयर, मोहन बॉट अ बुक फ्रॉम चेयर, चलेगा? मोहन बॉट अ बुक फ्रॉम वाटर, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच सही कर देने से काम नहीं चलेगा। आप जो सेंटेंस लिखोगे वो मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है, वो सेंसिबल भी होना चाहिए। कुछ ऐसा नाउन या प्रोनाउन लिखना पड़ेगा जो इस सेंटेंस को सेंसिबल बना दे। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म अ मीनिंग। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका एक मीनिंग हो। जब तक ये सेंटेंस मीनिंगलेस होगा तब तक ये सेंटेंस कहला ही नहीं पाएगा, हाँ कि ना? तो बेसिकली क्या है, आपको यहाँ पे एक वर्ड लिखना है जो इसको मीनिंगफुल बना दे। फॉर एग्जाम्पल अपन लिख लेते हैं दिल्ली, ठीक है। आप यहाँ पे और भी कुछ लिख सकते थे, मोहन बॉट अ बुक फ्रॉम अजय लिख सकते हो, फ्रॉम अ शॉप लिख सकते हो, फ्रॉम कोई प्रोनाउन लिख सकते हो, फ्रॉम मी, फ्रॉम हिम, ऐसा लिख सकते हो। आप कोई भी नाउन या प्रोनाउन ऐसा लिख सकते हो जो इसको सेंसिबल बना दे। मैंने लिख दिया मान लो दिल्ली। अब ये दिल्ली क्या हो गया? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है ऐसी प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है। एक चीज समझना, बड़े ही ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रीपोजिशन आई, प्रीपोजिशन से राइट हैंड साइड को देखना शुरू करना। जो पहला नाउन या प्रोनाउन पकड़ में आ जाए वही क्या हो जाएगा? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वर्ब का ऑब्जेक्ट कैसे देखा करते थे? वर्ब से बट या होम का रिप्लाई। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कैसे देखना है? अब इसमें तो क्या हुआ, इसके जस्ट अगला वर्ड ही इसका ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन मान लो कोई ऐसा लिख दे, मोहन बॉट अ बुक फ्रॉम अ शॉप, फ्रॉम अ शॉप, ए आर्टिकल आ गया अब तो बीच में, या फिर कोई एडजेक्टिव लगा दे, फ्रॉम अ बिग शॉप, बिग एडजेक्टिव हो गया और शॉप नाउन हो गया। अब समझना, प्रीपोजिशन के बाद राइट हैंड को देखना शुरू करो। फ्रॉम अ बिग शॉप मान लो यहाँ पे लिखा होता तो ये तो आर्टिकल हो जाता, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। बिग एडजेक्टिव हो जाता, वो भी ऑब्जेक्ट नहीं है। शॉप ये नाउन है सर, शॉप शॉप्स ये तो कॉमन नाउन है, ये बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। समझ में आया? फिर से, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला, प्रीपोजिशन से राइट हैंड साइड को देखना शुरू कर देना। जो पहला नाउन या प्रोनाउन आए वही इस प्रीपोजिशन का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में? फिर से वही बात, दिल्ली का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? क्या कहोगे? सर नाउन है, ठीक है। टाइप कौन सी है? क्या कहोगे? सर प्रॉपर है। काम क्या कर रहा है? सर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है। आया समझ में?
एक होता है नाम, एक होता है काम। क्लियर हो गई इतनी बात। तो ऐसे ही अब मान लो यहाँ पे कुणाल सेंगर सॉन्ग में भी मैं एक वर्ड लिख देता हूँ, मान लो लिख दिया मैंने फॉर, ठीक है, फॉर लिख दिया। अब देखना जरा, ये फॉर भी क्या है, प्रीपोजिशन है। अब यहाँ सेंटेंस खत्म हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। फिर से वही कहानी, इस बेचारे शब्द का नाम प्रीपोजिशन है, इसको काम क्या दिया गया अंग्रेजी में, इसको काम दिया गया अंग्रेजी में, तो एक नाउन या प्रोनाउन से पहले लग जाना भाई और उसे सेंटेंस के बाकी शब्दों के साथ रिलेट कर देना, जैसे यहाँ पे हुआ। अब दिल्ली को सेंटेंस के बाकी शब्दों के साथ रिलेट करने का काम किसने किया, फ्रॉम ने। मोहन बॉट अ बुक, मोहन बॉट अ बुक फ्रॉम दिल्ली। अब ये बेसिकली कर क्या रहा है, फ्रॉम दिल्ली को वाक्य के बाकी शब्दों के साथ रिलेट कर रहा है। अब सोचो अगर इस फ्रॉम को मैं ना लिखूं, मोहन बॉट अ बुक दिल्ली, चलेगा क्या। ये आपने लिख के बेसिकली किया क्या, ये आपने लिख के इस शब्द को वाक्य के बाकी शब्दों के साथ रिलेट कर दिया। क्लियर हुई इतनी बात। अब आ जाओ यहाँ पर, कुणाल सेंगा सॉन्ग फॉर, यहाँ छोड़ सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि प्रीपोजिशन का बेचारे काम ही है कि इसको एक नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करना है। तो यहाँ पे क्या लिख दें, कोई ऐसा नाउन या प्रोनाउन जिसको सेंसिबल बना दे। क्या लिख दूँ, फॉर मोनिका लिख देता हूँ या मोहित लिख देता हूँ, ठीक है। गलत मत समझना, उसका छोटा भाई है ये, कुणाल का छोटा भाई है मोहित, मोहित का बर्थडे, उसके लिए गाना गाया है इसने, कोई तुम और 370 पे पहुंच जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये क्या हो गया, फॉर प्रीपोजिशन है और ये क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर हो गई इतनी बात। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, टाइप क्या है, प्रॉपर, काम क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। आप यहाँ पे कोई प्रोनाउन भी लिख सकते थे, कुणाल sang a song फॉर हिम, कुणाल sang a song फॉर हर, कुणाल sang a song फॉर देम। आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसे अब मैं यहाँ पे लिख देता, अजय स्कोल्डेड ध्रुव इन द स्कूल, अजय स्कोल्डेड ध्रुव ऑन ट्यूसडे। प्रेपोजिशन प्लस में ऑब्जेक्ट, ऑन प्रेपोजिशन हो जाएगा, ट्यूसडे इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इन प्रेपोजिशन हो जाएगा, स्कूल इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अंजलि एट अ केक विद सोहन, विद प्रेपोजिशन हो जाएगा, सोहन उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही हमने नाउन का क्या क्या काम देख लिया, सब्जेक्ट होना, ऑब्जेक्ट बन जाना, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाना। क्लियर हो गई इतनी बात। तो बेसिकली नाउन क्या क्या काम कर सकता है, वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है। ये काम कौन कौन कर सकता है, नाउन या प्रोनाउन कर सकते हैं, ठीक है। प्रोनाउन का बेसिक पढ़ाऊंगा, प्रोनाउन कुछ नहीं है, प्रोनाउन बस नाउन का इक्विवेलेंट है। एक ही नाउन को दो दो बार ना लिखना पड़े उसके लिए हम क्या लिख लेते हैं, प्रोनाउन लिख लेते हैं। इतनी बात आई समझ में। अब एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे और समझना, ये जो वर्ड है ना प्रीपोजिशन, इसकी ये तो है किताबी डेफिनेशन। इसकी किताबी डेफिनेशन क्या है कि प्रीपोजिशन क्या करता है, एक नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी शब्दों के साथ रिलेट करता है। अब इसकी समझना एक्चुअल डेफिनेशन, आखिर ये कर क्या रहा है। देखो, मोहन ने किताब खरीदी थी, ये सेंटेंस इतना था, यहाँ फुल स्टॉप लग जाता सही हो जाता ना, मोहन बॉट अ बुक, यहाँ बस खत्म, पहले भी इतना ही लिखा हुआ था। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक नई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, मुझे बताना है कि वो किताब दिल्ली से खरीदी गई, ठीक है। अब उसके लिए या तो मैं पूरा सेंटेंस दोबारा लिखूं, पूरा सेंटेंस दोबारा लिखूं, ही बॉट दैट बुक, ही वेंट टू दिल्ली, मतलब कुछ ना कुछ आगे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बना बना के बस ये बताने की कोशिश करूं, या द प्लेस फ्रॉम वेयर ही बॉट दैट बुक वाज दिल्ली। इतना लंबा क्लॉज लिखूं, अगला सेंटेंस बनाऊं बगैर मतलब। प्रेपोजिशन प्लस में ऑब्जेक्ट, क्या कर दिया, एक प्रेपोजिशन लिख दी, उसका ऑब्जेक्ट दिल्ली को बना दिया, और अब वो किताब कहाँ से खरीदी, दिल्ली से खरीदी, ये इन्फॉर्मेशन कन्वे कर दी। तो समझना एक्चुअल काम क्या है प्रीपोजिशन का, एक्चुअल काम है प्रीपोजिशन का सेंटेंस में नई इन्फॉर्मेशन ऐड कर देना, वाक्य में नई इन्फॉर्मेशन ऐड कर देना बिना पूरे सेंटेंस को रिपीट किए। ये काम किसकी मदद से हो गया, प्रीपोजिशन की मदद से। क्लियर हुई इतनी बात। प्रीपोजिशन का अंग्रेजी में काम क्या है, सेंटेंस में नई इन्फॉर्मेशन ऐड कर देना बिना पूरे सेंटेंस को रिपीट किए। समझ में आया प्रीपोजिशन का एक्चुअल काम। तो हमने नाउन का सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना, इतना काम देख लिया, ठीक है। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट करने वाला बनने वाला काम देखते हैं। तो फिर से वही काम, मैं बोर्ड से हट जाऊंगा, आप पूरा इसमें जो जो आप नया नोट करना चाहें वो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाला जो है उसको बोर्ड पर लिख के आपसे मिलता हूँ, ठीक है जी। बोर्ड से हट रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करेंगे, आराम से इसको लिख लेंगे, फिर प्ले करना, मैं आपके साथ मिलता हूँ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो चलिए अब नाउन का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाला काम भी समझ लेते हैं। देखो, अब ये वाला काम समझना हमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाला, उसके लिए आप इस सेंटेंस को देखना जरा। अभी तक जितना हमने सीखा पहले इस सेंटेंस पे अप्लाई करते हैं, ठीक है।
सिंग सैंग संग, ऐसा शब्द जो एक्शन को रिप्रेजेंट कर दे, कार्य को रिप्रेजेंट कर दे, जिसकी 3 फॉर्म में क्या हो जाएगा जी, वो वर्ब हो जाएगा। इतनी बात आ गई समझ में? ठीक है। अब ये काम हो रहा गाने का, इसको कर कौन रहा है? इसको कर रहा है अमन। तो ये क्या हो जाएगा जी इसका? ये हो जाएगा जी इसका सब्जेक्ट। अमन इज सिंगिंग व्हाट? अमन क्या गा रहा है? अमन एक गाना गा रहा है। तो ये सॉन्ग क्या हो गया जी इसका? ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है। अब फिर से वही बातें भी कर सकते हैं हम। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। टाइप क्या है? प्रॉपर। काम क्या है? वर्ब का सब्जेक्ट बनना। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। टाइप क्या है? कॉमन। काम क्या है? वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। ये अक्षर क्या कर रहा है? ये अक्षर बेसिकली यहाँ पे है हेल्पिंग वर्ब। ये तो हर कोई जानता होगा, है ना, कि ये अगर मेन वर्ब है, ये अगर मेन वर्ब है, इससे पहले एक और वर्ब आपने लगा रखी है, तो वो किसका काम कर रही होगी? हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही होगी। ठीक है, तो समझना जी। अब यहीं से अपना नेक्स्ट मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू होगा। एक जैसे और वर्ब होती हैं, गो, वेंट, गॉन, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ईट, एट, ईटन, ऐसे ही एक वर्ब है बी। ठीक है, जैसे बाकी वर्ब की फॉर्म चलती हैं ऐसे बी की फॉर्म चलती हैं। ये बी की पहली फॉर्म है, इज, एम, आर, बी। ये तो देखो जानते होगे, सिंगुलर के साथ इज लगता है, आई के साथ एम लगता है, प्लूरल के साथ आर लगता है। ठीक, ऐसे मॉडल्स वगैरह के साथ विल बी लगता है, ही, विल, बी, ऐसे करके। ठीक है, मतलब कैन, कुड, मे, माइट, जब भी वर्ब की बेस फॉर्म की जरूरत होती है, देखो मैंने टर्म यूज कर दी बेस फॉर्म, इसको भी समझ लो। ये सारी फॉर्म है, सारी बी की फॉर्म है ना। जैसे मान लो गो है, अब गो की सारी फॉर्म होती है, जैसे गो, गोज, वेंट, गोन, गोइंग। ये हो गई सारी की सारी फॉर्म गो की। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इनमें सबसे बेसिक फॉर्म कौन सी है जिससे डिराइव हुई है सारी फॉर्म, तो आप क्या कहोगे? सर गो है। तो किसी भी वर्ब की वो फॉर्म, किसी वर्ब की वो फॉर्म जिससे सारी फॉर्म डिराइव होती है, वो कहलाती है उस वर्ब की बेस फॉर्म या बेसिक फॉर्म। समझ में आ गई इतनी बात? तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि वर्ब की मतलब इस वर्ब की बेस फॉर्म बताओ, तो मैं सीधा कह देता हूँ वर्ब खुद। ईट वर्ब की बेस फॉर्म क्या है? ईट। ड्राइव की बेस फॉर्म क्या है? ड्राइव। स्लीप की बेस फॉर्म क्या है? स्लीप। आया समझ में? ऐसी बी वर्ब की बेस फॉर्म क्या हो गई? बी। तो जहां भी मैं कहूं बी वर्ब की बेस फॉर्म बताओ, क्या हो गई? बी फॉर्म। बी वर्ब की बेसिक फॉर्म लगानी पड़ेगी यहाँ, तो फिर वो क्या लगानी पड़ेगी? बी लगानी पड़ेगी। इतनी बात आ गई समझ में? चलो आपसे अपने कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। वॉज वर्ब ये पास्ट को दिखाने के लिए है, वॉज सिंगुलर के लिए, वर्ब प्लूरल के लिए, बीन तीसरी फॉर्म हो गई, और ये बीइंग इसकी आईएनजी फॉर्म हो गई। इतनी बात आ गई समझ में? अब समझना, अब इस सेंटेंस को देखो जरा। अमन इज अ टीचर, मुझे बताओ कि इसके अंदर वर्ब कहाँ है? अब काफी बच्चे कहेंगे सर इसमें तो वर्ब ही नहीं है, ये तो हेल्पिंग वर्ब है। हाँ कि ना? एक चीज दिमाग में बहुत अच्छे से फिट कर लेना, बिना मेन वर्ब के सेंटेंस नहीं हो सकता। बिना मेन वर्ब के सेंटेंस नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आपने कह दिया कोई मेन वर्ब नहीं है, तो सरासर गलत बोल रहे हो। क्लियर हो गई इतनी बात? तो मेन वर्ब तो इसमें है, और ऐसा शब्द जिसकी 3 फॉर्म हो, ऐसा शब्द जिसकी 3 फॉर्म हो, वही वर्ब बन पाएगा। अमन की 3 फॉर्म होती है क्या? अमन, अमंड, अमंड, टीचर, टीचर्ड, टीचर्ड। कर दूं क्या? इससे पहले देखो आर्टिकल भी लगा हुआ, आर्टिकल नाउन के साथ आते हैं। तो इसमें एक ही ऐसा शब्द है जिसकी 3 फॉर्म हो सकती हैं, और वो क्या है? और वो क्या है? ये इज। समझ में आया? बेसिकली बी की फॉर्म। अब देखो एक छोटी सी बात है, मैंने लेक्चर शुरू करते क्या कहा था कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हो सकता है मैं कोई बात बोलूं और थोड़ी देर बाद खुद ही मुकर जाऊं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था, वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे, जिसकी 3 फॉर्म हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे कार्य हो रहा है गाने का, इसमें कोई कार्य हो रहा है? इसमें तो कोई कार्य नहीं हो रहा, फिर भी वर्ब है कि नहीं है? तो चीज़ों को धीरे धीरे सीखते चलेंगे। ठीक है, इसमें कार्य क्यों नहीं हो रहा, आखिर ये वर्ब बिना कार्य वाली कैसे, सब बातें अभी करेंगे। ठीक, थोड़ा सा पेशेंटली चीज़ों को सुनेंगे, समझेंगे तो जान जाएंगे हर बात को। ठीक है, अब एक बड़ी ही ज़रूरी लाइन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इज यहाँ भी आ रहा है, इज यहाँ भी आ रहा है, लेकिन इस और इस इज में बहुत फर्क है। ये इज यहाँ पे क्या है? ये इज है यहाँ पर मेन वर्ब। समझना, एक लाइन बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट उसी टाइम क्लियर हो जाएगा, ध्यान से सुनोगे तो। बी की फॉर्म, बी की फॉर्म यानी है सारे अक्षर, इज, एम, आर, बी, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, ये सब क्या है? ये सब बी की फॉर्म है। ये बी की फॉर्म यानी ये अक्षर अंग्रेजी में 2 काम करते हैं, और वो 2 काम क्या है? हेल्पिंग वर्ब बनना या मेन वर्ब बनना। 2 काम क्या है? हेल्पिंग वर्ब बनना या मेन वर्ब बनना। अब मुझे कैसे पता चले कि हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब? बिल्कुल आसान, बिल्कुल ही आसान।
अगर इसके बाद कोई मेन वर्ब लिखी हो, इज सिंगिंग, एम सिंगिंग, वॉज सिंगिंग, वर सिंगिंग, हैज बीन टीचिंग, जब भी ये बी की फॉर्म यानी इनमें से कोई अक्षर आ जाए और इसके बाद एक मेन वर्ब लिखी हो तब तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, और इसके बाद अगर कोई और मेन वर्ब नहीं लिखी तब ये खुद ही क्या हो जाएंगे, मेन वर्ब हो जाएंगे। फिर से सुनेंगे, बी की फॉर्म इंग्लिश ग्रामर में दो काम करेगी, हेल्पिंग वर्ब बनना, मेन वर्ब बनना। अगर इसके बाद कोई मेन वर्ब आए तो काम करेगी हेल्पिंग वर्ब का, ना आए तो खुद ही क्या बन जाएगी, मेन वर्ब। इतनी बात हो गई क्लियर? अरे बोलो, तो इसका मतलब ये क्या है, ये मेन वर्ब है। इतनी पिक्चर क्लियर है? अब तुम्हें पता है कि सब्जेक्ट जो होता है वो सेंट्रल आइडिया होता है, मेन आइडिया होता है, जिसके बारे में कोई बात कही जाती है वही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो ये सेंटेंस हमने किसके बारे में लिखा है, अमन के बारे में लिखा है, तो अमन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इतनी बात आ गई समझ में? अरे बोलो, तो अब इस शब्द को क्या लिख दें, ये शब्द क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। नहीं, समझना इस बात को, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि ऑब्जेक्ट वो होता है, जैसे मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब बच्चे कहेंगे सर थोड़ी देर पहले आपने कहा था वर्ब से वट या होम का जवाब ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब से वट या होम का जवाब ऑब्जेक्ट होता है ना। अमन इज वट, अमन इज अ टीचर, सर वट का जवाब तो आ रहा ही है ना, लेकिन यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट नहीं है, समझना। वहीं मैंने एक छोटी सी बात और भी बोली थी कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन का रिसीवर होता है, जिस पर कार्य किया जाए वो ऑब्जेक्ट होता है ना। अब मुझे बताओ यहाँ कोई कार्य हो रहा है? अगर कोई कार्य ही नहीं हुआ, तो क्या कोई रिसीवर होगा? अगर कोई रिसीवर नहीं है तो क्या कोई ऑब्जेक्ट होगा? नहीं जी। तो इसे ऑब्जेक्ट नहीं कहते, इसके लिए एक अलग से नाम है। वो नाम क्या है? वो नाम है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, अभी आएगा सब कुछ समझ में। देखो होता क्या है ना, जैसे ही कोई भारी सा शब्द लिख देता है टीचर, बच्चे ऐसे कान बंद कर लेते हैं, नहीं 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 नहीं, ये तो समझ में आ ही नहीं सकता, मेरे तो बस की नहीं है। अगर देखो ये एटीट्यूड रखोगे ना तो ज़िंदगी में कभी तुम कुछ समझ भी नहीं पाओगे। फिर बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10-10 बार चीज़ें रिपीट करता हूँ मैं। और ऐसा नहीं है कि अगर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट समझ में नहीं आया तो फिर सारी ज़िंदगी नहीं आएगा। हर लेक्चर में हर सेंटेंस में कोई ना कोई घूम फिर के कोई ऐसा सेंटेंस आएगा जिसके अंदर लिंकिंग वर्ब आ रही होगी, फिर कॉन्सेप्ट दोबारा हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, डेली कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा होगा। तो लोड लेने की जरूरत नहीं है, समझ में आज ही आ जाएगा, बशर्ते आप ध्यान से सुनो। ठीक है, दोबारा एक चीज़ दोबारा से सुनना, बी की फॉर्म ये वाले अक्षर इज, एम, आर, बी, वॉज, वर, बीन, बीइंग, ये इंग्लिश ग्रामर में दो काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब बनना, मेन वर्ब बनना। आखिर मुझे कैसे पता चले हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब? बिल्कुल आसान, अगर इसके बाद कोई मेन वर्ब आए तो काम करेगा हेल्पिंग वर्ब का, कोई मेन वर्ब ना आए तो खुद ही काम कर देगा मेन वर्ब का। इतनी बात क्लियर है? नेक्स्ट, अब समझना, सब्जेक्ट वो होता है या तो एक्शन का डूअर हो, और अगर कोई एक्शन ना हो रहा हो तो सब्जेक्ट कौन हो जाता है? जिसके बारे में बात करी जाए, सेंट्रल आइडिया, मेन आइडिया। ठीक है जी, नेक्स्ट बात अब है क्या, इसको ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। इसको ऑब्जेक्ट क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ऑब्जेक्ट बेसिकली उन सेंटेंसेस में आते हैं जिसके अंदर कोई एक्शन हो रहा हो। ठीक है, बेसिकली ऑब्जेक्ट होता कौन है? ऑब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन का रिसीवर होता है। ठीक, इसमें वट या होम का जवाब वाला फंडा आप नहीं लगाएंगे। शॉर्ट में आप ऐसे याद रख सकते हो कि जब ये वाले शब्द मेन वर्ब का काम कर जाएं, तो उस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होगा। जब ये वाले शब्द हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, मेन वर्ब भी होते हैं, जब इन शब्दों में से कोई शब्द मेन वर्ब का काम कर जाए तो उस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ अमन इज अ टीचर, अमन एक टीचर है, इसमें कोई एक्शन हुआ क्या? जब ये शब्द मेन वर्ब का काम करेंगे तो इसमें कोई एक्शन नहीं होगा, और अगर एक्शन नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट बेसिकली है क्या? ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर, जिस पर कार्य किया जाए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर आखिर इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इस टर्म को समझेंगे अभी, देखना। आपने मैथमेटिक्स में एक चीज पढ़ी होगी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ रखा है। मान लो ये एक एंगल है, ठीक है, अब इसके अंदर से ये जो एंगल है ये 23 डिग्री का है, तो मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बता दो। जो हिंदी में मैथ पढ़ते पूरक कोण पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है ना पूरक कोण, तो मुझे इस 23 का
पूरक कोण बता दो कितना होगा। कैसे निकालते हैं पूरक कोण? 90 में से घटा करके, है ना। कैसे निकालते हैं पूरक कोण? 90 में से घटा करके कितना हो जाएगा? 67 हो जाएगा। अरे हाँ कि ना? सही कर रहा हूँ कि गलत? देख लेना भाई। 7 और 3 10 की 0, असल मिल गई 1, 6 और 2 8 और 1 9, पूरी होगी 90। ठीक है, तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या? 90 में से घटा कर देना। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्यों कहते हैं? बताओ क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एंगल को कॉम्प्लीमेंट कर देता है। पूरक कोण को पूरक कोण क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कोण को पूरा कर देता है। कोण को पूरा कर देने से अर्थ है 90 डिग्री का कर देना। अब देखो, मैंने बीटेक कर रखी है और मैथ वैसे मेरा इतना बुरा नहीं है जितनी मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। मैथ में भी ठीक ठाक मार्क्स थे मेरे जब पोस्ट मिली मेरे को। तो समझना बेसिकली है क्या, 360 डिग्री का कोण पूरा कोण होता है, ये मैं भी जानता हूँ। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का नाम कॉम्प्लीमेंट इसलिए रखा गया है, एंगल को कॉम्प्लीमेंट करना, एंगल को पूरा करना। पूरा करने से वहां अर्थ है 90 डिग्री का कर देना। क्लियर होगी इतनी बात? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंगल को कॉम्प्लीमेंट करता है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बताओ क्या करता होगा? सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। इसने टीचर शब्द ने अमन के बारे में कुछ बताया कि नहीं बताया? अमन क्या है? अमन एक टीचर है। जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर दे, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता दे, उसे क्या कह देते हैं? उसे कह देते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया? अरे बोलो। अब देखना, यहां पे इस वर्ब का अगर ये वाले अक्षर, ये 8 अक्षर अगर मेन वर्ब का काम कर जाए, अगर ये 8 अक्षरों में से कोई एक अक्षर मेन वर्ब का काम कर जाए, तो उसका नाम पड़ता है लिंकिंग वर्ब। क्या नाम पड़ता है उसका? लिंकिंग वर्ब। अब काफ़ी बच्चे कहते हैं अमन सर ना बड़े टेक्निकल टर्म बहुत यूज़ करते हैं। ठीक है, टेक्निकल टर्म कुछ भी नहीं है भाई। ध्यान से सुनोगे तो अभी 1 सेकंड में इसकी सारी टेक्निकलिटी निकल जाएगी। सुनो जरा ध्यान से, देखना। हर चीज़ लॉजिकल है, हर चीज़ का नाम बड़े सोच समझ के रखा गया है। कैसे? जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर दे उसका नाम क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट को लिंक करती हो, ऐसी वर्ब का नाम क्या है? लिंकिंग वर्ब। ठीक, ये सारा कॉन्सेप्ट अभी दोबारा बता रहा हूं, बड़े ही ध्यान से सुनना। देखना कैसे। बी की फॉर्म माने ये 8 अक्षर, इज, एम, आर, बी, वॉज, वर, बीन, बीइंग, ये अंग्रेजी में 2 काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब बनना, मेन वर्ब बनना। सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब? बिल्कुल आसान। अगर इसके बाद मेन वर्ब आए तो कहना हेल्पिंग वर्ब है, ना आए तो कह देना खुद ही मेन वर्ब है। जब भी ये 8 अक्षर अंग्रेजी में खुद मेन वर्ब हो जाएं, जब भी 8 अक्षर अंग्रेजी में खुद ही मेन वर्ब हो जाएं, तो समझ जाना उसमें कोई काम नहीं होगा। ठीक है, और तब इसका नाम पड़ेगा लिंकिंग वर्ब। सोचने की जरूरत नहीं है कब नाम पड़ेगा लिंकिंग वर्ब कब नहीं। अगर ये 8 अक्षर, ये जो लिखे हुए हैं, अगर ये 8 अक्षर मेन वर्ब का काम कर गए तो इनका नाम पड़ेगा लिंकिंग वर्ब। सोचना ही नहीं है। ठीक, अब जब भी ये 8 अक्षर मेन वर्ब का काम करेंगे तो एक्शन नहीं होगा, ये लिंकिंग वर्ब हो जाएंगे। एक्शन नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। यानी जब भी ये 8 अक्षर मेन वर्ब का काम करेंगे, इनके बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो फिर इनके बाद आएगा क्या? इनके बाद आएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसका नाम लिंकिंग वर्ब पड़ा ही इसलिए है, अगर ये वर्ब मेन वर्ब का काम करने लग जाए तो समझ जाना इस सेंटेंस में करना क्या चाहते हो। इस सेंटेंस में आप सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताना चाहते हो। आदमी को ये मेन वर्ब तभी बनानी पड़ती है, हम इन अक्षरों को मेन वर्ब तभी बनाते हैं जब हमें किसी एक्शन को नहीं, किसी कार्य को नहीं दिखाना हो, हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताना हो। समझ में आया? अगर आपको किसी के बारे में भी कुछ भी बताना है, ठीक है, कोई एक्शन रिप्रेजेंट नहीं करना, आप उसके बारे में कुछ बताना चाहते हो, वो टीचर है, वो डॉक्टर है, वो लॉयर है, वो सिंगर है, आप उसके बारे में कुछ बताना चाहते हो, तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है? लिंकिंग वर्ब लगानी पड़ती है। लिंकिंग वर्ब में क्या होता है? कोई एक्शन नहीं होता। इसका नाम लिंकिंग वर्ब क्यों है? क्योंकि इसको काम दिया गया है सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट को लिंक करने का। समझ में आ गई इतनी बात? फिर से, बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम कर दे उसे कहेंगे लिंकिंग वर्ब। क्यों पड़ता है इसका नाम लिंकिंग वर्ब? क्योंकि ये सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट को लिंक करती है। जब भी बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करेगी उसमें कोई एक्शन नहीं होगा। कोई एक्शन नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट होता कौन है? जो एक्शन को रिसीव करता है। अगर कोई एक्शन ही नहीं हो रहा तो कोई रिसीवर नहीं होगा, कोई रिसीवर नहीं होगा तो फिर ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। तो फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंगल को कॉम्प्लीमेंट करता है, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंगल को कॉम्प्लीमेंट करता है, पूरक कोण कोण को पूरा करता है, ऐसे ये सब्जेक्ट का पूरक है, ये सब्जेक्ट को पूरा करता है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। समझ में आ गई इतनी बात? तो बेसिकली क्या किया इसने? सब्जेक्ट के बारे में कुछ हमें बता दिया।
तो जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता दे क्या कहलाया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और एक ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट को लिंक कर दे क्या कहलाई, लिंकिंग वर्ब। क्लियर हो गई इतनी बात। अब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दो। टीचर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, टाइप क्या है, कॉमन है। हर टीचर को टीचर कह सकते हो, हाँ कि ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप कॉमन है, काम क्या कर रहा है, काम कर रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। फिर बता रहा हूँ, एक होता है नाम, एक होता है काम, कंफ्यूज नहीं होना। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, टाइप कॉमन, काम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। इतनी बात हो गई जी क्लियर। अब समझना कहना क्या चाह रहा हूँ। बेसिकली क्या है, हमने नाउन का ग्रामर में एक्शन देखा कि नाउन ग्रामर के अंदर क्या क्या काम करता है। नाउन ग्रामर के अंदर क्या क्या काम करता है, बेसिकली क्या क्या काम करता है, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। ये वाला काम भी हमने देख लिया। एक नाउन ने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर दिया ना, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और भी चीज़ें होती है, नाउन भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, उनकी बातें आगे करेंगे, ठीक है जी। अभी के लिए हमने क्या देखा कि नाउन क्या क्या काम कर देता है, नाउन सब्जेक्ट बन जाता है, नाउन ऑब्जेक्ट बन जाता है, नाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है, नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। ये जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाला काम है ये करेंगे आपसे 30 घंटे के बाद, ठीक है। चलो जी, तो नाउन के हमने सारे के सारे काम देख लिए। एक बार फिर से मैं बोर्ड से साइड पे हो रहा हूँ। जिस बच्चे को अभी भी कुछ कमी पेशी लग रही हो कि हाँ सर एक बार और सुनना चाहता हूँ, वो अपना वीडियो को बैक कर लो, दोबारा से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जहाँ से शुरू किया था उसको देख लो, ठीक है। चलो जी, अब एक काम करता हूँ, बोर्ड से हट जाता हूँ, जो आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो, और फिर अपन अगले कॉन्सेप्ट के साथ वापस मिलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अपना अगला कॉन्सेप्ट। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन। प्रोनाउन कुछ भी नहीं है, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, प्रोनाउन जस्ट एक नाउन इक्विवेलेंट होता है। ये एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन की जगह पे लगाया जाता है। तो आखिर इसको नाउन की जगह पे लगाने की ज़रूरत क्यों है, समझना। अभी थोड़ी देर पहले जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मान लीजिए आप सचिन के ऊपर एक ऐसे लिखने लगे, है ना। तो हर सेंटेंस का अगर पहला वर्ड आप सचिन लिखेंगे, सचिन इज ए क्रिकेटर, सचिन लिव्स इन मुंबई, सचिन हैज़ प्लेड दिस मच मैचेस, दिस मैनी मैचेस, है ना। तो आप बार बार अगर सचिन लिखेंगे तो उस जो टेक्स्ट है वो बड़ा ही अजीब लगने लगेगा। तो एक टेक्स्ट में बार बार सेम वर्ड की रिपीटिशन को बचाने के लिए हमने क्या कर दिया, छोटे छोटे वर्ड बना लिए, और उन्हें क्या कहते हैं, प्रोनाउन। एक ही नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े, जिसकी वजह से टेक्स्ट बहुत अजीब लगने लग जाता, तो उसकी जगह पे हमने क्या बना रखे हैं, प्रोनाउन। इतनी बात आ गई समझ में। प्रोनाउन कुछ भी नहीं है, बेसिकली प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह पे आता है। इट स्टैंड्स फॉर अ नाउन, मतलब ये नाउन की जगह स्टैंड लेता है, नाउन की जगह पे आता है, ठीक है जी। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब अगर ये नाउन की जगह पे आता है, तो आखिर काम क्या करता है, वही काम करेगा जो नाउन करता था। क्या काम करेगा, सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। अगर ये नाउन की जगह पे आ रहा है तो काम भी तो वही करेगा ना भाई जो नाउन करता था। इतनी बात क्लियर है। चलो अब एक काम करते हैं, पहले इसको समझते हैं कि आखिर ये नाउन की जगह पे आ कैसे रहा है, ठीक है। अब मैं इस सेंटेंस को ब्रेक करता हूं। इतना तो सेंटेंस हमने ब्रेक करना सीख लिया था, है ना। वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो एक्शन को रिप्रेजेंट कर दे, कार्य को रिप्रेजेंट कर दे, ठीक है। इसमें हो रहा है एक्शन खरीदने का, ये एक्शन किया किसने, अजय ने। तो अजय क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, टाइप क्या है, प्रॉपर है। इतनी बात आ गई समझ में। अजय बॉट व्हाट, क्या खरीद लिया, बैग। ऑब्जेक्ट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप कॉमन है, ठीक है जी। फॉर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला पहला नाउन या प्रोनाउन क्या हो जाता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये हो गया जी इसका ऑब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप प्रॉपर है। यहां तक कोई दिक्कत। अब हो क्या, मान लो ये तो हमने इसके अंदर क्या कर दिए, सारे के सारे नाउन यूज कर दिए, ठीक है। अब मान लो तुम रूम के अंदर एंटर हुए, मान लो कि तुम अपने दोस्तों के रूम पे गए हो, तुम्हारे दो दोस्त हैं, तुम उनके रूम पे गए हो। तुम रूम पे गए तो तुमने देखा कि बेड पे ना कोई एक बैग पड़ा है, बिल्कुल नया बैग है, एक रैपर है, उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट सा रैपर था, इसलिए आपको दिख गया कि इसके अंदर एक बैग है और वो लेडीज बैग है, ठीक है। मतलब आपके वो दो दोस्त हैं, अब उनका तो वो बैग हो नहीं सकता, तो आपने एक दोस्त से पूछा, अबे ये क्या है, ये किसने खरीदा है। आपने उससे पूछा, अरे ये किसने खरीदा है। तो वो आगे से क्या जवाब दे रहा है, देखो। अब उस रूम के अंदर दो ही बंदे हैं, मान लो वो जो दूसरा लड़का है वो वहां पे बैठ के पढ़ रहा है, तो वो क्या कहेगा, उसको अजय कह के बुलाएगा कि ही कह के बुलाएगा।
अभी बात अंडरस्टूड है ना, हमें पता है कि अजय की बात होनी है तो दोबारा अजय लिखने की जरूरत नहीं है या अजय बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले अजय की कन्वर्सेशन मान लो हमारे बीच में हो चुकी है। हमें पता है कि अगर वो इशारा करके बोल रहा है कि उसकी बात हो रही है तो फिर क्या लिखेगा, अजय की ही, वो बोलेगा ही, ठीक है, बोलेगा ही बॉट इट। अब इसके लिए बैक कहने की जरूरत है क्या, सोचो, इसके लिए बैक कहने की जरूरत है क्या? पहले तुम पूछ चुके हो कि ये किसने खरीदा, ऑब्वियसली बैक की बात हो रही थी, तो उसके बारे में जब वो जवाब दे रहा है, दूसरी बार उसका जवाब दे रहा है, तो पता है कि बैक की बात हो रही है, तो वो क्या कर रहा है, ही बॉट इट फॉर हर, ही बॉट इट फॉर हर। अब हर भी मान लो तुम्हें पता है कौन है, ठीक, भाभी है तुम्हारी हर, तुम्हें पता है कि उसी के लिए खरीदा होगा, तो समझ जाओ जैसे अपन कहते हैं ना, ये भाई उसने उसके लिए खरीदा, तो वैसी वाली सेंस। समझ में आ क्या कहना चाह रहा हूँ? तो बेसिकली ये ही किसके लिए लगा दिया इसने, मान लो अजय के लिए लगा दिया, ये इट किसके लिए लगा दिया इसने, बैग के लिए लगा दिया, ये हर किसके लिए लगा दिया इसने, शालिनी के लिए लगा दिया। आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? तो बेसिकली एक ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पे आ जाए, एक ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पे आ जाए, उसे क्या कह देंगे, प्रोनाउन। काम क्या कर रहा है, देखो फिर से वही बातें, बॉट फिर से वर्ब है, ये काम किया किसने, ही ने, तो फिर ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इस बार इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, प्रोनाउन, ठीक है। आगे जब टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे हम प्रोनाउन चैप्टर में तो जानेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक, जो पर्सन की बात करते हैं ना, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ऐसा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ही बॉट व्हाट, ही बॉट इट, वर्ब से बट या उनके रिप्लाई क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी प्रोनाउन हो गया, ठीक है जी। फॉर क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला पहला नाउन या प्रोनाउन क्या हो जाता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो ये क्या होगा जी, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। इतनी बात में कोई डाउट कहीं भी, ठीक। दोबारा से सुन लो, एक नाउन की जगह पे आ जाए, एक नाउन की जगह पे आ जाए, क्यों आ जाए, ताकि उस नाउन की रिपीटिशन बचाई जा सके, ऐसे शब्द को क्या कह देते हैं, प्रोनाउन कह देते हैं। काम क्या करता है, वही काम करता है जो नाउन किया करता था। इतनी बात आ गई समझ में? चलो अब एक चीज यहाँ पे छोटी सी और समझना, कई बार जब मैं ये सेंटेंस कराता हूँ ना, इसमें मैंने सारे नाउन यूज कर रखे हैं और इसमें मैंने सारे प्रोनाउन यूज कर रखे हैं, तो बच्चा ना कई बार अपने दिमाग में और ही कॉन्सेप्ट बना लेता है कि सर कहीं ऐसा है क्या कि अगर नाउन से सेंटेंस की शुरुआत हो या सब्जेक्ट नाउन हो जाए तो सारे नाउन आएंगे, अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन हो जाए तो सारे प्रोनाउन आ जाएंगे। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। आप कहीं भी इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है कि जो सुनने वाला है उसको नहीं पता हो, रेफरेंस क्लियर ना हो कि किसने खरीदा, तो फिर हो सकता है कि मैं यहाँ पे ही की बजाय अजय लिखना प्रेफर करूँ। वो बैग पड़ा था, अब उसने नहीं खरीदा, जो रूममेट सामने बैठा उसने नहीं खरीदा, किसी और ने खरीदा है, वो हमारा एक और दोस्त है, उसका नाम अजय, मुझे पता है कि हाँ अजय ने खरीदा है, मतलब अजय को मैं जानता हूँ, तो उस बंदे ने, एक बार फिर से सिचुएशन क्लियर कर देता हूँ। तुम घुसे हो रूम के अंदर, यहाँ पे एक बंदा बैठा है जिससे आप ये सारे सवाल जवाब कर रहे हो, एक लड़का वहाँ पे टेबल पे बैठ के पढ़ रहा है, ठीक है। अब तुमने पूछा ये किसने खरीदा, ये किसने खरीदा, अगर ये उसने खरीदा होता जो सामने बैठ के पढ़ रहा है, हमें पता है कि उसकी साइड इशारा किया तो उसी की बात हो रही है, तो क्या लिख दिया, ही लिख दिया। लेकिन अगर मान लो ये किसी ऐसे बंदे ने खरीदा जो वहां पे नहीं है, तुम्हारा एक तीसरा दोस्त हो रहा है या उनका एक तीसरा रूममेट हो रहा है, कोई और वो गया हुआ है, तो वो बंदा क्या कहेगा, अजय ने खरीदा ये, अजय ने खरीदा ये उसके लिए, ऐसा। आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? तो यहाँ पे अजय भी लिख सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रोनाउन का प्रोनाउन ही छोड़ दो, इसको भी प्रोनाउन ही छोड़ दो, और यहाँ पे क्या लिख दो, यहाँ पे लिख दो आप अजय। क्लियर हो गया? अब मान लो ऐसा हो सकता है दूसरी सिचुएशन, अब आप पूछ रहे हो कि यार उसका बर्थडे आने वाला है तो क्या खरीदा है, तो उसने क्या खरीदा उसके लिए, ठीक। अब मुझे पता है कि बात किसकी करनी है, इस लड़की की करनी है, उसने क्या खरीदा उसके लिए, तो ये वाला प्रोनाउन तो अंडरस्टूड हो गया, मतलब ये वाला नाउन अंडरस्टूड हो गया, इसके लिए मैं क्या लगा रहा हूँ, ही, ठीक है। और मुझे पता है किसका बर्थडे किसको देना वो भी अंडरस्टूड है, उसके लिए क्या लगा रहा हूँ, हर। और क्या खरीदा ये नहीं पता, तो फिर वो क्या जवाब दे देगा, ही बॉट अ बैग फॉर हर। क्या खरीदा उसने उसके लिए, ही बॉट अ बैग फॉर हर, तो यहाँ पे नाउन लिख दिया, ये दोनों प्रोनाउन छोड़ दिए, ये नाउन लिख दिया। और मान लो मुझे पता है कि ये खरीदा इसने, ये खरीदा बैग है, लेकिन अपने को ये नहीं पता किसके लिए खरीदा, जरूरी थोड़ी हर चीज अपनी भाभी को गिफ्ट करी जाएगी, तो हो सकता है कि इसने अपनी छोटी बहन के लिए खरीदा हो, अपनी मम्मी के लिए खरीदा हो, किसी के लिए भी खरीदा हो, तो फिर वो क्या बोलेगा, ही बॉट इट फॉर मिसेस गुप्ता, ही बॉट इट फॉर हिज मदर, कुछ भी लगा दो, मतलब ये दोनों प्रोनाउन छोड़ दिए और ये नाउन छोड़ दिया। तो ये सारे एग्जाम्पल से मैं आपको बेसिकली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर प्रोनाउन से सेंटेंस शुरू हो गया तो सारे प्रोनाउन ही आएंगे, नाउन से सेंटेंस शुरू हो गया तो सारे नाउन ही आएंगे। आप इंटरचेंजेबली यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है।
अजय बॉट अ बैग फॉर हर, यहाँ शालिनी की जगह हर लिखा होता तो ये गलत नहीं हो जाता। ठीक है, बस हर लिखने से ये बात क्लियर हो जाएगी कि जब ये दो आदमी कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो पता है सुनने वाले को कि शालिनी की बात हो रही है। ठीक है, वो इस बंदे से मतलब इस पर्सन से नोन है, इसलिए उसने उसकी जगह पे क्या यूज कर रखा है, प्रोनाउन यूज कर रखा है। क्लियर हो गई इतनी बात, प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट आ गया समझ में। एक छोटी सी चीज लगे हाथ यहाँ पे समझ ही लो, कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं नाउन और प्रोनाउन में, हल्के हल्के कुछ डिफरेंसेस होते हैं नाउन और प्रोनाउन में, उनको समझना कैसे। एक सेंटेंस लिखता हूं मैं छोटा सा, राजेश हिट मी। ठीक है, ये बेसिकली क्या लिखी है मैंने, हिट वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है। ठीक है, हिट की फॉर्म कैसे चलती है, हिट 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 ही चलती है, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म में एस नहीं आता, सेकंड फॉर्म में एस नहीं आता, जो एस आते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आते हैं। इसलिए बताया क्योंकि बच्चा कुछ सोचने लग जाता है, जैसे सर राजेश सिंगुलर है, अगर राजेश सिंगुलर तो यहाँ पे हिट्स आना चाहिए। मेरे भाई हिट्स आना चाहिए, लेकिन कब, जब वो वर्ब की पहली फॉर्म। मैंने कौन सी लगा रखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, राजेश ने मुझे मारा था, राजेश हिट मी। ठीक है, साफ लिख देता हूँ थोड़ा सा, राजेश हिट मी। ठीक है, अब मैं कहाँ चुप रहने वाला था, मैंने मार दिया अगली बार। मैंने क्या लिख दिया, आई हिट राजेश। ठीक है, आई हिट राजेश। अब देखना दोनों में हिट हिट वर्ब है, एक बार मारने काम किया किसने, राजेश ने, तो एक बार सब्जेक्ट कौन हो गया, राजेश। एक बार मारने काम किया किसने, डूअर कौन है, आई, तो एक बार सब्जेक्ट कौन हो गया, आई। एक बार मारा गया राजेश को, तो एक बार ऑब्जेक्ट कौन हो गया, राजेश। आई हिट हूम, आई हिट हूम, मैंने किसको मारा, राजेश को। वर्ब से क्या और किसको के जवाब क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, तो यहां पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ये राजेश हो गया। ठीक, राजेश हिट हूम, राजेश ने किसको मारा, मी, तो यहां पे ऑब्जेक्ट कौन हो गया, ये मी हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक चीज देखो ध्यान से, जब राजेश सब्जेक्ट बन रहा है या फिर ऑब्जेक्ट बन रहा है, क्या राजेश की स्पेलिंग में कोई चेंज आया। अब इसको कोई चेंज मत मान लेना, सर यहाँ आपने ऐसा लिखा है, यहाँ आपने ऐसा लिखा है, ये कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो ये और ये स्पेलिंग बिल्कुल सेम रही। तो आप कह सकते हो कि एक नाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। एक नाउन को चाहे आप सब्जेक्ट बनाइए चाहे ऑब्जेक्ट बनाइए, नाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। वहीं आई, जब ये सब्जेक्ट बना, जब मैं सब्जेक्ट बना तो आई लिखा, जब ऑब्जेक्ट बना तो मी लिखा। तो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस अलग अलग हो सकता है। एक नाउन का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस अलग अलग हो सकता है। जरूरी नहीं कि हमेशा ही अलग हो। आपने एक प्रोनाउन सुना होगा यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है ना। प्रोनाउन सुना होगा इट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। तो ऐसे कुछ प्रोनाउंस हो सकते हैं जिनके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस सेम हो लेकिन अलग भी हो सकते हैं। एक तो ये डिफरेंस हो गया, नाउन का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस हमेशा सेम रहता है लेकिन प्रोनाउन के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केसेस अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस है, इनके पॉजेसिव केस बनाने के तरीके अलग हैं। नाउन में अगर पोजेशन बनाना हो, अधिकार दिखाना हो, तो आपने जैसे देखा होगा, मान लो मैं कहूं करण की गाड़ी, तो क्या लिखना पड़ता है, करणज कार। ठीक है, नाउन का पोजेशन दिखाने का तरीका ये है, प्रोनाउन का पोजेशन दिखाने का तरीका कुछ और है। बेसिकली देखो, पहले मैंने बताई आपको सिमिलैरिटी, पहले क्या बताई, सिमिलैरिटी, कि दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों ही सेम काम करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं, है ना। यही सेम काम नाउन करते हैं और यही सेम काम प्रोनाउन करते हैं। ठीक, फिर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा। एक कॉन्ट्रास्ट से हमने क्या देखा कि नाउन का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, वहीं प्रोनाउन का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस अलग अलग होता है। ये पॉजेसिव केस मैंने लिख के यहाँ इसलिए छोड़ दिया कि प्रोनाउन का जो पॉजेसिव केस है ना, वो इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर चीज एक दिन में नहीं समझाई जा सकती। तो प्रोनाउन चैप्टर की जो पूरी डिटेल है ना, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सब करेंगे, खूब डिटेल में करेंगे। ठीक है, अब अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच भी अपन शुरू करेंगे। अभी के लिए क्या है, मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि सारा का सारा बेसिक जितना आज पहली क्लास में हमने पढ़ा ये आपको समझ में आ गया होगा। जिसको भी फिर थोड़ी कमी पेशी लगती है वो अपना बैक करके इसको समझ लेंगे। जब तक ये क्लास आपको कंप्लीटली समझ में नहीं आए तो अगली क्लास का आपके लिए फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा भी हर चीज आपस में लिंक्ड है। जब तक आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं समझ में आएगा तब तक आगे चलने का कोई बेनिफिट ही नहीं है। ठीक है, तो अपन इसी तरह बिल्कुल धीरे धीरे स्लो में पढ़ाऊंगा, पहले बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल स्लो पढ़ाऊंगा, ताकि हर बिल्कुल जिसको ऐसा लगता है ना कि यार मुझे तो अंग्रेजी आ ही नहीं सकती, उसको भी समझ में आए। और ये वादा करता हूँ जिस लेवल के लिए आपने कोर्स खरीदा है उस लेवल को टच करेंगे 100%। ठीक है, तो अभी के लिए आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं।
प्रोनाउन का जो मेन पार्ट है वो अपन इसके चैप्टर में डील करेंगे। इसके बाद कोई दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक देखेंगे, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक देखेंगे। पहले सारा बेसिक पढ़ेंगे, फिर चैप्टर शुरू करेंगे, जैसा कि आपको पहले ही बताया। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इसको अच्छे से देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, बढ़िया साफ साफ अपने नोट्स बना लेंगे। ठीक है, तो मैं बोर्ड से साइड हो रहा हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।